Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अब इस वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नेम रिएक्शन। ठीक है, अब हमें पता है नेम रिएक्शन बहुत सारे हैं और एक दो घंटे में सारे रिएक्शन हम पढ़ नहीं सकते। फिर भी जो आईआईटी जैम और गेट में जो मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन जिन रिएक्शन पे, वो वाले रिएक्शन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे किस किस रिएक्शन मतलब कैसे रिएक्शन देख के आपको सबस्ट्रेट से पहचानना है कि रिएक्शन क्या है, या फिर रिएजेंट से कैसे पहचानना है, या फिर कौन कौन से रिएक्शन में कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे और हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि जो मतलब नेम रिएक्शन ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन से करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी एक बात, अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो CSIR नेट क्रैश कोर्स में हमने वो करवा के रखे हैं, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। और एक दूसरी बात यहाँ पे आप देखो, अगर आप रिएक्शंस क्लासीफाई करके अगर पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा। जैसे कि सारी नेम रिएक्शन अगर मिक्स कर देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बना के रखा है, वो आपको पढ़ाते टाइम समझ में आएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखी है नंबर मतलब रिएक्शन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है। आगे हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जैसे बेम्पोर स्टीवंस शैपिरो रिएक्शन जो गेट में पूछते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप होता है यहाँ से डायरेक्टली अल्कीन बनती है, इसमें कोई भी कार्बन कम ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक क्लास हो गया। इसके बाद वल्फ किस्नर क्लेमेंसर रिडक्शन होती है, वहाँ पे क्या होता है जो हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका डायरेक्टली मिथिलीन में कन्वर्जन हो जाता है, तो वो एक क्लास हो गया। ऐसे डिफरेंट करोगे तो आपको समझ में, या फिर उन वाले रिएक्शन को अलग से निकालो जो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट फॉलो कर प्रेफर करती है, या फिर जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से रिएक्शन आगे जाती है, उनको क्लासीफाई करके अगर पढ़ोगे, जैसे आगे हमारी कार्बिन वाली भी है जिसमें क्या क्या आता है, सिमन स्मिथ आता है, ऐसे अगर क्लासीफाई करके पढ़ोगे तो ज़्यादा फास्ट रिवीजन होगी। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। स्टार्ट करते, देखो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन दिखा है, तो नॉर्मली हमें पता है सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन तो हमने देखी है कितनी बार, उसमें अब हम मैकेनिज्म में घुसेंगे नहीं क्योंकि जो मेन चीज़ है वो देखेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन फिर भी देखो हमें पता है इस तरह का हमारे पास कोई अल्डेहाइड है, NaOH जैसा कोई हमने बेस यूज़ किया है यहाँ पे, यहाँ से अल्फा एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, और भी अल्डेहाइड के मॉलिक्यूल होंगे, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, इसके अल्फा पोजीशन से अटैक हुआ, यहाँ पे अपना OH बन गया। और लास्ट स्टेप में फिर क्या हो जाता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, OH यहाँ से और अपना इधर से H चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। ये अल्डोल कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेप जो हुई, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर OH बना, वो अल्डोल रिएक्शन। और इसके बाद जब वाटर एलिमिनेट हुआ तो इसको बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट इतना तो हमें पता है, लेकिन ऐसे वाले सिंपल डायरेक्टली आप पूछते नहीं गेट में या और जैम में भी। हमें इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, जो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शंस होते हैं। जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अब हमें पता है इसकी अल्फा पोजीशन भी एसिडिक है, इसकी अल्फा पोजीशन भी एसिडिक है, और ये वाला अल्फा पोजीशन भी एसिडिक है। तो अटैक कहाँ से करेंगे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ से अटैक करोगे तो 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो 5 मेंबर होंगी, यहाँ से भी अटैक करोगे यहाँ पे तो भी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। तो रिंग प्रेफरेंस क्या देना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ज़्यादातर इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, आप आगे देख सकते हो। तो देखो आपको इसमें ध्यान कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। एक तो देखो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन में जब आप अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो तो साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि साइक्लाइजेशन हो रही है, तो जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक है, यानी कि हमें थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना है। दूसरी बात, अगर रिंग फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो रिंग का प्रेफरेंस होगा 6, 5, 3, 4 होगा। अगर बाकी की जगह पे आप कंफ्यूज नहीं करना, बाकी की जगह पे हम क्या करते हैं, बॉल्डविन रूल के अकॉर्डिंग रिंग प्रेफरेंस हमारा क्या रहता है, 5, 6, 3, 4। ठीक है, लेकिन हमारा अल्डोल कंडेंसेशन में जो रिंग प्रेफरेंस रहेगा 6, 5, 3, 2, 3, 4 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाया। अब आप देख सकते हो इस एग्जांपल की अगर बात करेंगे, अल्डेहाइड का अल्फा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन विद कीटोन। ठीक है, तो अगर यहाँ से प्रोटॉन पहले निकलेगा यानी कि वो फास्ट बनेगा, तो वो क्या हो गया, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकाल के एडिशन करके प्रोडक्ट बनाते हो तो काइनेटिक प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि वो फास्ट बन रहा है, ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। लेकिन हमें बनाना है थर्मोडायनेमिक, तो हम यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इसके ऊपर अटैक करने के बजाय प्रोटॉन कहाँ से निकालेंगे, इस वाले कीटोन के कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन से निकालेंगे और अटैक करेंगे फॉर्माल्डिहाइड। इसका दूसरा एक रीज़न क्या, कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक भी है, और यहाँ से इसका प्रोटॉन काइनेटिक इनोलेट बनाएगा, तो वो हमें बनाना नहीं। अब देखो
इतना तो पता चला यहाँ से अटैक करना है। एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरा रिंग प्रेफरेंस ध्यान रखना है। रिंग प्रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो यहाँ से अटैक करोगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ से करेंगे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, 5 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस देना है। 6 मेंबर तो यहाँ पे बन ही नहीं रही, अगर 6 और 5 में देखना होता तो 6 मेंबर रिंग बनाते हैं अल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ से देख सकते हो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। एक तो अपनी 5 मेंबर रिंग बन गई। दूसरी बात, आपको नंबरिंग हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन करोगे आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है। चाहे आपको इमेजिन भी हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, फिर भी एक बार आप नंबरिंग देके क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 और 7। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 तो क्या है हमारे यहाँ पे इस तरह से, ये कार्बोनिल वाला कार्बन और मिथिल है। यहाँ पे अपना क्या है 3 4 5 6 7 और 7 पे यहाँ पे अपना OH बन गया। और बाद में क्या होगा, यहाँ पे हम इसका कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है अल्डोल कंडेंसेशन में, एक तो देखो हमने यहाँ पे सिर्फ अल्डेहाइड मोलिक्यूल की अल्डेहाइड मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन की है, यानी कि क्या होगी, सेल्फ अल्डोल होगी विद इन मतलब सेम मोलिक्यूल के सेम कंपाउंड के 2 डिफरेंट मोलिक्यूल में, तो ये सेल्फ अल्डोल होगी। क्रॉस अल्डोल भी हो सकती है, जैसे एक अल्डेहाइड हो एक कीटोन है, ठीक है। और इसके आगे जो रिएक्शंस आएंगे ना अल्डोल के बाद, माइकल, रॉबिन्सन, क्लेजन, डिकमन, ये सारे अल्डोल के ही वेरिएशंस है। किस तरह से आपको समझ लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। एक तो ये चीज़ होगी, यहाँ पे सेल्फ अल्डोल है, क्रॉस अल्डोल भी हो सकती है, विद इन 2 अल्डिहाइड के बीच हो सकती है, 2 कीटोन्स के बीच होती है, ये एक अल्डिहाइड एक कीटोन के बीच हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए थर्मोडायनेमिक ही इनोलेट बनाना है। रिंग प्रेफरेंस आपको 6 5 3 4 रखना है, ठीक है। एक तो ये वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो होती है हमारी माइकल एडिशन, ठीक है। अब आप देखो KOH है, थर्मोडायनेमिक बेस है, यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इनोलेट तो बना देगा। अब यही इसकी एडिशन अगर हम यहाँ पे करवाते तो हमारी जो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी अल्डोल कंडेंसेशन वो हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें पता है एक हार्ड सॉफ्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है। मैंने जो आपको GOC का क्रैश कोर्स वाला वीडियो किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जो अल्फा पोजीशन, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इनोलेट है, ये सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो जाते हैं। अब ये सॉफ्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हार्ड होता है, ये वाला सॉफ्ट होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो एडिशन होगी ये 1,4 एडिशन होगी, ठीक है। ये 1,4 एडिशन होगी और इसी को बोलते हैं माइकल एडिशन, ठीक है। यहाँ पे होती तो अल्डोल, ये होगी माइकल, बाद में ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप का यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, एक तो ये कार्बोनिल है, यहाँ पे अपना R है, यहाँ से अटैक हुआ इस वाले कार्बन के ऊपर, ये अपना यहाँ पे जो एनायन बना बाद में वो कॉन्जुगेट होके क्या बनेगा, मतलब वर्कअप के बाद यही बना देगा ना कार्बोनिल एज इट इज, ठीक है। एक तो ये होगी माइकल एडिशन। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एलिवेशन, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन इंटर रिलेटेड है। बेस और भी प्रेजेंट है। बेस अब क्या करेगा, यहाँ से इसके अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो अपना यहाँ पे क्या बन गया, देख लो यहाँ पे OH आ गया और अपना ये बाकी का स्ट्रक्चर। बाद में यहाँ से डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये अपना OH भी यहाँ से हट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड। तो अब आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन की ना ओवरऑल, पहले हमने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, माइकल एडिशन की, इसके बाद यहाँ से प्रोटॉन निकाल के अल्डोल कंडेंसेशन की, इसको क्या बोलते हैं, रॉबिन्सन एनुलेशन। तो जैम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि रॉबिन्सन एनुलेशन में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हैं एनुलेशन क्यों बोला है, एक तो पहले सबस्ट्रेट में एक रिंग थी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 रिंग फॉर्म हुई, यानी कि रिंग फॉर्मेशन हुआ है, एनुलेशन हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन। और पहले इसमें हमने माइकल एडिशन की, इसके बाद हमने अल्डोल कंडेंसेशन की। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें भी अगर आपको पूछेंगे, मतलब यहाँ पे क्योंकि मैंने सिंपल रिएक्शन लिखा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्ड हो जिसमें आपको रिंग प्रेफरेंस देखना पड़ रहा है, या फिर ये काइनेटिक इनोलेट बना रहा है, या फिर थर्मोडायनेमिक इनोलेट बना रहा है, ये आपको अगर वहाँ पे देखना पड़ रहा है तो आपको ये वाली चीज़ें वहाँ पे लगानी पड़ेगी कि थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाना है, साइक्लाइजेशन करना है 6 5 3 4 के प्रेफरेंस में, ठीक है। तो इस तरह से रॉबिन्सन एनुलेशन हमारी पहले माइकल एडिशन देती है, इसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन देती है। इसमें भी आप देख सकते हो अटैक तो हम यहाँ से भी करा सकते थे ना, मतलब यहाँ से भी अटैक करा सकते थे, लेकिन 4 मेंबर रिंग फॉर्म हुई तो इसकी वजह से हमने वो किया नहीं। दूसरी बात क्या देखो, क्योंकि अब यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ये अगर पहले एडिशन का प्रोडक्ट होता, कंसिडर करो कि यहाँ पे OH होता, तो आपको देखना है
अगर यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग है तो ट्रांस भी हो सकती है, सिस भी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल मेंबर रिंग है, जैसे 5 मेंबर रिंग ही है दोनों, तो जंक्शन पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये सिस ज्योमेट्री रखनी है, अगर स्मॉल मेंबर रिंग है तो, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। अब आप देख सकते हो अब तक हमने क्या किया, अल्डेहाइड कीटोन के अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के अपने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, किसके, अल्डेहाइड के या फिर कीटोन के। अगर सेम चीज़ हम ईस्टर के केस में करते हैं, सेम चीज़ अगर हम ईस्टर के केस में करते हैं तो वो हो जाती है क्लेजन कंडेंसेशन। किस तरह से, देखो ईस्टर है, इसके या फिर इसके अल्फा पोजीशन, इसके ऊपर हमने क्या की, बेस की रिएक्शन की, जैसे NaOH, ठीक है, बेस की रिएक्शन की, इसके अल्फा पोजीशन में हमने प्रोटॉन निकाला, सिंपली इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये यहाँ और ये वापस, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपली OH बाहर गया, ये अपना ये OH। तो आप देख सकते हो दो अलग अलग ईस्टर मॉलिक्यूल थे, एक के अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे, सॉरी हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, इसको बोलेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। अब ये की क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में किया, अगर ये दो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप विद इन सेम मॉलिक्यूल होते, यानी कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये इस तरह से दो कार्बन और बीच में होते और इस तरह से ये प्रोडक्ट हो रहा होता, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट आता, तो इसको बोलते हैं डिकमन कंडेंसेशन। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल में सेपरेट मॉलिक्यूल में अगर कंडेंसेशन हो रहा है, किसके, ईस्टर के, आपको ध्यान रखना है अगर दो डाई ईस्टर मॉलिक्यूल है तो बेस के प्रेजेंस में उनकी हो जाती है क्लेजन कंडेंसेशन। अगर वही दो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स विद इन सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये क्लेजन कंडेंसेशन देता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिकमन कंडेंसेशन। इसमें सिर्फ नाम का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस का है नहीं। इसमें भी फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा आपको नंबरिंग पे ध्यान देना है कि किस कार्बन से हम इनोलेट बना रहे हैं, कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम में क्या करते हैं, निकाल तो लेते हैं हम, लेकिन फिर नंबर ऑफ जो मतलब रिंग में जितने कार्बन आ रहे हैं ना, वहाँ पे हम गलत हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा, जो अल्डोल कंडेंसेशन है इसका ही वेरिएशन है, सिर्फ यहाँ पे अटैक दो ईस्टर मॉलिक्यूल में हुआ है तो इसकी वजह से इसको क्लेजन कंडेंसेशन बोला है। और इसका जो साइक्लिक फॉर्म बनेगा, मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल अगर होगा रिएक्शन, तो वो डिकमन कंडेंसेशन है। इसके बाद आता है असाइलोइन कंडेंसेशन। अब आपको इसको इंटरलेट करना है डिकमन से। देखो इसमें जो डाईस्टर मॉलिक्यूल यूज किया है ना, यही सबसेट होता है असाइलोइन में। असाइलोइन में चेंज क्या होता है, इसको ही ले लेते हैं देखो, या फिर एक कार्बन कम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और इसमें एक तो ये सबसेट होता है, यहाँ से आपको समझ लेना है, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितने कार्बन है, जितने यहाँ पे कार्बन है उतने मेंबर आपका रिंग बनेगा, एक तो कीटोन बनेगा और इसके अल्फा पोजीशन पे होगा OH। इसको बोलते हैं असाइलोइन। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं असाइलोइन। असाइलोइन बनता है डाईस्टर सबसेट से। इस पे रिएजेंट होता है सोडियम इन जाइलिन। बेसिकली जाइलिन देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे कोई भी और अप्रोटिक सॉल्वेंट दे सकते हैं, जैसे टूलिन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह का सबसेट होता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन से उतने ही कार्बन का एक साइकिल बना देंगे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। अगर आपको समझना है किस तरह से होता है, या फिर पूछ भी सकते हैं कि कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू ये वाला रिएक्शन हो रहा है, तो ये होता है रेडिकल मैकेनिज्म से। क्योंकि आप देख सकते हो सोडियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ पे ना आपको एक ध्यान रखनी है कि सोडियम यहाँ पे होता है ज़्यादा अमाउंट में, एक इक्विवेलेंट इसका नहीं यूज़ करते। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बोनिल को, यहाँ पे भी इसका लिए कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दिया, तो इसका पाई बाउंड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, ये O- बन गया। बाद में ये डायरेडिकल जो होता है ये कंबाइन कर जाता है, ठीक है। ये डायरेडिकल यहाँ पे कंबाइन कर जाता है, तो ये ऑक्सीजन इधर आएगा, OH को बाहर निकाल देगा। सिमिलरली ये भी यहाँ से, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर रेडिकल मैकेनिज्म बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। इसके बाद सोडियम और भी प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, अगेन कार्बोनिल कार्बन जो है इनको दे देगा एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, ये O-, ये डायरेडिकल अगेन कंबाइन कर गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसके बाद जो वर्कअप करेंगे ना, वर्कअप में यहाँ पे H आके लग जाता है, यहाँ पे भी H आके लग जाता है। अब सिंपली यहाँ पे एक जो OH है इसका कीटोइनॉल टॉटेमरिज्म कर देते, इसको इधर और इसको अपना इधर। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इस तरह से मैकेनिज्म होता है। सिंपली ये
डिकमन कंडेंसेशन में जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं उसी टाइप का सबस्ट्रेट होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ मेटेलिक सोडियम दिया होता है। ठीक है, अब बेलीज-हिल्मन देखते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा, ये कुछ इस तरह का अल्डिहाइड है और आपके पास यहाँ पे ये कुछ तरह इस तरह का अल्डिहाइड है, कंसिडर कर लो। हमें पता है अब तक हम क्या करते थे कि इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करते थे, किसका, न्यूक्लियोफाइल का या फिर इनोलेट का। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे ये वाली पोजीशन ही न्यूक्लियोफिलिक बनानी है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं बेलीज-हिल्मन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे क्योंकि जनरल सबस्ट्रेट के थ्रू समझ रहे हैं, आपको कितना भी कंफ्यूजिंग मॉलिक्यूल दे दे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरह से क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या दिया होता है आपको, डैबको क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये। ठीक है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ये अच्छा बेस भी होता है। इसके मैकेनिज्म में समझ जाएंगे कि किस तरह से क्या होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो यहाँ से बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये वाली पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक बन रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो इसका बनेगा OH और जहाँ से अटैक हुआ है वो कार्बन यहाँ पे जोड़ देंगे, बस ये वाला प्रोडक्ट होता है बेलीज-हिल्मन का। किस तरह से होगा ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये एक एरो की तरह स्ट्रक्चर है, दिखने में बल्कि दिख रहा है लेकिन होता नहीं, एक एरो की तरह बैकवर्ड इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बैक साइड होता है। तो इसकी वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये अपना O माइनस, यहाँ पे अपना H है, ये नाइट्रोजन ने बना लिया यहाँ पे बॉन्ड, जस्ट मिनट, और ये अपना ये, अब 4 बॉन्ड बने तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और अपना ये इधर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल था, तो ये बात जब इधर आएगा तो इसको बाहर निकालने के बजाय, क्योंकि इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे कार्बन मिल रहा है ना, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अपना OH बन जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन गया, देखो यहाँ से, आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे अपना बन गया OH, ये अपना डबल बॉन्ड O, ये अपना H और यहाँ पे ये लगा है नाइट्रोजन, इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन और ये अपना 2 ग्रुप प्लस चार्ज है। बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1C भी एलिमिनेशन हो जाएगी, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है, तो ये यहाँ से इसको इधर बाहर कर देगा। एक देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, तो ये इस तरह से बाहर जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये होती है बेलीज-हिल्मन। तो आप देख सकते हो जो कार्बन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं बन सकता था उसको इसने न्यूक्लियोफिलिक बनाया है। ठीक है, अब बेलीज-हिल्मन के बाद अब तक जो हमने रिएक्शन देखी वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली थी सारी, लेकिन कैनिज़ेरो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली नहीं है। कैनिज़ेरो IIT जैम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं गेट में भी। अब प्रीवियस ईयर में आई थिंक 21 वाले पेपर में भी गेट में भी कैनिज़ेरो के ऊपर क्वेश्चन आए, वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये शुरुआत वाला थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप सामने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो एक तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये सेल्फ कैनिज़ेरो हो सकती है, क्रॉस कैनिज़ेरो हो सकती है। इसमें जो सबस्ट्रेट होगा उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, नो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। अब तक जो हमने सबस्ट्रेट देखे उसमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन था, नो अल्फा H एटम। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसमें रेडॉक्स यानी कि एक मोलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, अभी के लिए समझ लो कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे, अभी के लिए लिख लो कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक का, और दूसरा जो होगा उसका रिडक्शन होगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। मेरे पास एक अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अब इसमें रिएजेंट क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, प्लस दूसरा एक अल्डिहाइड लिया। अब देखो सेल्फ कैनिज़ेरो कब बोलेंगे, जब विद इन सेम अल्डिहाइड करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हम लेके कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरा अल्डिहाइड ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्रॉस कैनिज़ेरो। तो यहाँ पे देखो OMe है, ये मैं दूसरा अल्डिहाइड ले रहा हूँ यहाँ पे अपना, जिनके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इसका रिएजेंट होता है 50% NaOH। अब आपको क्या करते हैं, कभी कभी रिएक्शन में ना यहाँ पे 50% मेंशन नहीं करते, कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड बोल देते, कभी कभी एक्वियस बोल देते, कभी डाइल्यूट बोल देते हैं, लेकिन NaOH है और इस टाइप के कुछ आपके पास सबस्ट्रेट है, एक ही अल्डिहाइड है, 2 अल्डिहाइड है, तो आपको समझ लेना है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन है। अब बेसिकली देखो मैंने क्या बोला,
कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि NaOH है, यहाँ से OH माइनस आ रहा है, अल्फा एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बेस का तो यहाँ पे काम है ही नहीं। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ना, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये O माइनस बनेगा, निगेटिव चार्ज वापस आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफर होगा इस वाले कार्बोनिल के ऊपर। तो आप देख सकते हो इसका क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, और यहाँ पे ये OH आके लग रहा है, तो इसका COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था तो इसका अटैक यहाँ पे हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो प्रोडक्ट क्या रहेंगे इसके? प्रोडक्ट रहेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अपना OH प्लस, देखो ये अपना NO2 है, ये अपना यहाँ पे CH2OH बना है, और अपना ये OMe है, ठीक है। अब आप ये मत कंसिडर करो कि OMe का जो लोन पेयर है इधर जा रहा है तो इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, फिर अटैक कैसे। मैं ये जनरल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच डिफिशिएंट होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है OH ने अटैक करना, और वो वही होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, ठीक है। अब आपको इसके बारे में वो ये भी पूछ सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रेट को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब H माइनस को इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप से हटा के ट्रांसफर करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये स्लो स्टेप होगा, अगर आसान नहीं है स्लो स्टेप होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। जो स्लो स्टेप रहता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। एक तो ये चीज़ होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से भी पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट अंडरगो, या फिर सब्सटेट विल नॉट अंडरगो कैनिज़र रिएक्शन, ठीक है। तो जिसके पास अल्फा एसिडिक प्रोटॉन होगा वो क्या देगा, अल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। वो कैनिज़र रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जिसके पास अल्फा H नहीं है वो कैनिज़र दिखाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगी चीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। देखो अब तक हमने यहाँ पे जो जो रिएक्शन देखी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली, इसमें एक तो आपको अल्डोल में ध्यान रखना है कि सिंपल अल्डोल आपको आती है। अगर आपको रिवाइज करना है यही चीज़ें करो कि किस तरह से आपको रिंग प्रेफरेंस देना है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक इनोलेट ही बनाना है, ठीक है। बाकी की जगह पे बॉल्डविन रूल के अकॉर्डिंग आपको 5 मेंबर ड्रिंक को प्रेफरेंस देना है, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन में आपको 6 मेंबर ड्रिंक को प्रेफरेंस देना है। जब अल्डोल कंडेंसेशन के पहले अगर हम माइकल एडिशन करते हैं, उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, तो रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, रॉबिन्सन एलिनेशन। इसमें भी आपको रिंग प्रेफरेंस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटीज होगी उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे हमने देखा अगर दो मोलिक्यूल में, दो ईस्टर के मोलिक्यूल में अगर कंडेंसेशन हो रहा है, जो ईस्टर मोलिक्यूल दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। और अगर विद इन सेम मोलिक्यूल दो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसके अगर यहाँ पे हो रही है कंडेंसेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, डिकमन कंडेंसेशन। और यही सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं किसमें, असाइलोइन कंडेंसेशन में। यहाँ जितने भी कार्बन थे आपके डाई ईस्टर कंपाउंड में, उतने ही कार्बन का रिंग बन जाता है, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन के अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और मैकेनिज्म होता है रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेटेलिक सोडियम और अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने देखा बेली सिल्मन। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इस वाले कार्बन को बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है, सिंपली इसका यहाँ पे अटैक करके इसका एडिशन वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें रिएजेंट होता है डैपको, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला है। ये क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो इसकी वजह से इसको इस वाले रिएक्शन में यूज़ करते हैं। इसके बाद देखा हमने कैनिज़ेरो। अब कैनिज़ेरो भी सेल्फ हो सकती है, क्रॉस कैनिज़ेरो भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, और दूसरी एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ना एक्चुअली जब इसका प्रोडक्ट देते हैं ना, तो इस फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है और हमारे रिएक्शन में बेस था, तो इसका O माइनस करके दे देंगे और यह इसका प्लस, यानी कि ये साल्ट फॉर्म में लिख लेंगे। इतना तो हमें समझ में आता है, इसमें कन्फ्यूजन करने की नीड नहीं है। तो ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखो क्या बोल रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व। तो बेसिकली देखो, एक तो हमें पता है NaOH दिया है, बेस है, यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटॉन है। हालांकि इसको एक्सेस दिया है हमने, कैनिज़र में पढ़ा कि यहाँ पे अटैक कर देंगे, लेकिन वो बात की बात है ना, जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या करेगा, अल्फा एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, इसका इनुलेट बना देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर देखो यहाँ पे H है अपना, ये कार्बोनिल है, इसके अल्फा पोजीशन से अटैक हुआ है कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे जिसके ऊपर लगा है OH। तो एक तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो NaOH और भी प्रेजेंट है, ये तो एक्सेस दिया है लेकिन बेस भी प्रेजेंट है और इसके पास अल्फा एसिडिक प्रोटॉन है, तो और एक बार इसका निकाल सकता है,
क्या, अल्फा एसिडिक प्रोटॉन, फिर एक बार अटैक करेगा तो अगेन यहाँ पे CH2OH ग्रुप बन जाएगा, CH2OH ग्रुप बन जाएगा। और सेम चीज़ तीसरी बार भी होगी क्योंकि और एक एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे और एक बार CH2OH, क्योंकि हमें फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में दिया है। तो यहाँ तक तो पहुँच गए। इसके बाद अब एसिडिक प्रोटॉन खत्म हो गया। हमने देखा है जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं तो कैनिजर के बारे में सोचेंगे। NaOH क्या करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, वापस आएगा और अपना यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिख रहा है। यानी बेसिकली अब क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और इस वाले कार्बोनिल का रिडक्शन। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा, ये भी CH2OH में कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये वाला, आप देख सकते हो 4 CH2OH ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो ये वाले रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गए। साथ ही साथ इसके साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यानी कि फॉर्मिक एसिड, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे क्या हो गया, पहले 3 स्टेप क्या हो गया, अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोला इसने, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और OH वाटर निकल के जाता तो कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन C और D तो आप वैसे भी काट सकते थे। और नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप हुआ है, 4th स्टेप, वो क्या हुआ है, कैनिज़रो रिएक्शन, ऑप्शन A सही है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन भी जैम का है। जितने भी मतलब कैनिज़रो रिएक्शन के क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादातर जैम में ही पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है बस 21 वाले गेट के पेपर में, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है। ये सारे सिंपल होते हैं, हमें पता है 2 अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, आपके पास NaOH दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, सिंपली ये CH2OH बनेगा और एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक CH2OH बना है, एक अपना यहाँ पे क्या हुआ है, CO Na+, यानी कि उसका साल्ट फॉर्म में लिखा है, तो ऑप्शन A सही कर देंगे। यहाँ पे दोनों का रिडक्शन किया है, यहाँ पे ये रिंग फॉर्मेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे सही नहीं है। इसके बाद क्या है, ये वाला जो है यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन किया है, तो ये भी गलत है। सिंपली कैनिज़रो रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला जो है गेट का 21 वाला पेपर है। देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, आप अगर एक स्टेप ही करते हो ना इसमें, तो आपकी इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। आप नेम रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको सारे मैकेनिज्म नहीं करने, ठीक है। नेम रिएक्शन पढ़ने भी इस तरह से हो और आपको करना भी है क्वेश्चन की अप्रोच, क्वेश्चन को लेके होना चाहिए। सारा मैकेनिज्म आपको करने की नीड नहीं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, देखते ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्वेश्चन, आप एक स्टेप कर लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे KNH2 के 2 इक्विवेलेंट दिए, हमें पता है पीके की अगर बात करेंगे, जो कीटोन है इसका अल्फा प्रोटॉन होगा, पीके इसका 19 और जो हमारा अल्कोहल इसका अराउंड होगा 15, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। पहले यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, O- बना देगा, दूसरा इक्विवेलेंट है। इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा। यानी कि हमने जो केस पढ़ा था कि जब 2 इक्विवेलेंट ऑफ किसी स्ट्रॉन्ग बेस की यूज़ करते हैं या फिर 2 डिफरेंट बेसिस के एक इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से डायनाइन बन जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में बना है ये डायनाइन। तो ये वाला केस है, हमें पता है डायनाइन के केस में हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर, और ये बाहर जाके अटैक करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, एक इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ब्यूटिल के कार्बन पे अटैक, ब्रोमीन यहाँ से बाहर। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में हमारा एक तो इधर ये कार्बोनिल अल्डिहाइड बन गया एज इट इज, यहाँ पे अपना O- है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है और इस वाले डबल बॉन्ड ने अटैक किया है। तो यहाँ पे अपना 1 2 3 और 4 ब्यूटिल ग्रुप आके लग गया और अपना मिथिल एक एज इट इज है। इसके बाद सिंपली ये इधर शिफ्ट करेगा, इसका हम वर्कअप कर देंगे, क्योंकि बाद में आपको दिया भी है डाइल्यूट एक्वेस NaOH भी दिया है। एक्चुअली NaOH का काम कैनिज़रो का रिएक्शन का है, लेकिन क्योंकि एक्वेस कंडीशन है तो हम बोल देंगे वर्कअप हो गया। तो यहाँ तक तो पहुँच गए। आप देख सकते हो कार्बोनिल कार्बन के एक ही कार्बन पे मिथिल और ब्यूटिल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे अपोजिट में लगे हैं, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे क्या किया है, एक ही कार्बन पे लगा है, लेकिन दूसरे कार्बन पे ही दो ब्यूटिल ग्रुप लगा है, लेकिन हमें हालांकि दिया क्या है, एक इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन सी कट गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये जो हमने डायनाइन बनाया था इसकी इस वाले पोजीशन से अटैक करवाया ब्यूटिल ब्रोमाइड की। हमें तो पता है डायनाइन इधर अगर स्टेबलाइज हो सकता है तो वो स्टेबलाइज होकर इधर से अटैक करेगा ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, दिखाएगा, तो ये गलत है। डायरेक्टली ऑप्शन बी को आप मार्क कर सकते थे। लास्ट स्टेप देखो कैसे हुआ है। एक्चुअली ये जो कैनिज़रो रिएक्शन ना, इसका ही पार्ट है। डाइल्यूट एक्वेस NaOH दिया है, OH- है, हमें पता है क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाके निगेटिव चार्ज वापस आएगा और यहाँ पे जाएगा। बेसिकली जैसे हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं ना, उस तरह से हो रहा है।
क्यों? क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। कैनिज़रो रिएक्शन ही ये वाला स्टेप जो है ये इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़रो टाइप बोल सकते हैं। कैनिज़रो में जो स्टेप होता है उसी हिसाब से ये हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन जैसे होता है वैसे यहाँ से ये एल्डिहाइड ग्रुप चला गया और अपना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया। लास्ट स्टेप में सिंपली इसका वर्कअप करा देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। MeO यानी कि हमें सोडियम मिथॉक्साइड दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। हमें पता है ये क्या होता है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, इसमें जो सॉफ्ट पोजीशन है उसको ढूंढेगा, सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे O माइनस बन जाएगा और वर्क के बाद अगेन आ जाएगा। तो आपको देख सकते हो इसके पोजीशन से अटैक हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के बाद ईस्टर कार्बोनिल ग्रुप है। तो आप देख सकते हो इसके मिडल पोजीशन से अटैक हो रहा है 1 2 और 3 कार्बन के बाद, मतलब थर्ड जो कार्बन है वो ईस्टर कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन आप इसमें तो कुछ अलग ही करके रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या हो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। अब कार्बोनाइन इंटरमीडिएट वाली बाकी भी रिएक्शंस होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट, दूसरी हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यानी कि उम्पुलंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब फेवर्स की मैं आपको एक एक मतलब क्या ध्यान रखना है, एक तो देखो कि बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, X कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या होता है यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा अपना ये डबल बॉन्ड। ये वाली रिएक्शन मैंने इंटरमीडिएट वाले वीडियो में भी करवाई है। इसमें बहुत सारी रिएक्शन जो हमने इंटरमीडिएट वाले वीडियो में भी कराई है, तो वहाँ से आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वाली वीडियो भी आपको देखनी है, अगर पहले देखिए आपने तो ठीक है, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे रिएक्शंस भी कवर कराए हैं। इसके बाद क्या होता है, कंसिडर कर लो कि हमारा बेस ये था OMe माइनस, तो ये क्या करेगा, इसने यहाँ तक तो काम किया बेस का, इसके बाद ये अटैक करेगा यहाँ पे और रिंग साइज यहाँ पे जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 CH3, इसके बाद CH2, इसके बाद यहाँ पे ये और ना OMe। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, अब ये इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, ये डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है तो आपको उस साइड से ही रिंग ओपनिंग करनी। पहले आपको ध्यान क्या क्या रखना है, X यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक तो कोई भी हैलोजन हो सकता है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप जैसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं OTS। ठीक है, या फिर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पे ब्रोमीन, तो अगर अटैक यहाँ पे होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है इसको बाहर। ठीक है, इस तरह का आपको, या फिर यहाँ पे इपोक्साइड रिंग दे सकते हैं एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होता है। पहले तो आपको देखना है कि बेस के साथ प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट बना रहा है, और लास्ट स्टेप में जो रिंग ओपनिंग होती है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, देखो मतलब बेसिकली मैं वही पॉइंट करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास, ठीक है, देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि आपको इस फॉर्म में लिख के दिया है उसने पेपर में, इस फॉर्म में लिख के दिया है। तो यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का कैसे ध्यान रखना है, देखो आपकी रिएक्शन इसकी OMe के साथ करवाई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो जो साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव इंटरमीडिएट बनेगा वो किस तरह से होगा, ये यहाँ पे और अपना ये डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो जब OMe का अटैक होगा, ठीक है, कंसिडर कर लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो अटैक जब इसका होगा तो हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलता है उस साइड में ये रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, अब हमने ये ऊपर की तरह दिखाया तो इसको वेज से दिखाएंगे जब हम नॉर्मली इस तरह से फॉर्म ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या किया, उस साइड रिंग ओपनिंग की, तो आपको ये जो कन्फर्मेशन आ रहा है ना उसको एज इट इज लिख लेना है। जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, ये यहाँ पे है, और अपना ये जो COMe ग्रुप लगा है ना, ये ऊपर की तरह लगा है COMe, और अपना यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको लिख लेनी है। तो आपको ऑप्शन में किस तरह से इसका ऑप्शन सही दिया होगा,
एक तो आपकी ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें आप देख सकते हो ये वाला COMe ग्रुप ऊपर की तरह यानी कि वेज से लिखा है, तो ये आपको इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में पूछ सकता है। बाद में एक कार्बन छोड़ के फ्लोरीन आपका ऊपर की तरह लिखा है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसमें ध्यान रखने की किस किस तरह से साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट बन रहा है, किस तरह से रिंग ओपनिंग हो रही है। तो ये होती है फेवर्स की रीअरेंजमेंट। इसके बाद हमारे आती है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन में आपको किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो जैसे हमने देखा कि जो हमारी कौन सी थी कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन में भी अल्फा एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं था, बाकी सारे अल्डोल कंडेंसेशन में, डिकमन में, ग्लेजन में, सारों में था, कैनिज़ारो में नहीं था। बेंजोइन कंडेंसेशन की भी वही रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे नो अल्फा एच, ठीक है, अल्फा एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा, अल्डिहाइड सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NaCN के साथ। अब हमारा कैनिज़ारो को यहाँ से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि, सॉरी NC लिख दिया मैंने, कैनिज़ारो में हमने क्या किया था 50% NaOH यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे NaCN या फिर KCN यानी कि बेसिकली CN माइनस जो है ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमारा रिएजेंट होता है, ठीक है। अब देखो अगर इस रिएक्शन को पहचानना कैसे है, अगर मैंने बेंजाइलडेहाइड का मोलिक्यूल लिया, ठीक है, दूसरा एक बेंजाइलडेहाइड का मोलिक्यूल लिया मैंने, और मुझे करना क्या है, बेसिकली हमें पता है ये वाले कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन मुझे इन्हें न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिक या सेंटर की अगर उसकी चेंज कर रहे हैं पोलैरिटी, यानी कि उसको निगेटिव फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में बना रहे, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यानी कि उम्पुलंग। तो उम्पुलंग का इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है बेंजोइन, इसकी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर मुझे यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, PH डबल बॉन्ड और अपना यहाँ पे PH और अपना OH, यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से बनाया, इस वाले पोजीशन को न्यूक्लियोफिलिक बनाया और इसके ऊपर अटैक किया, तो ये वाली चीज़ करता है बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें हेल्प करता है साइनाइड, ठीक है। तो ये वाला सोर्स होता है साइनाइड का, ये आपको ध्यान में रखना है। किस तरह से मैकेनिज्म होता है कंसिडर करो, पहले CN माइनस आया, इसने एक कार्बोनिल ऊपर अटैक किया, यहाँ से O माइनस बन गया, ठीक है। तो इसमें दिखा देता हूँ मैं CN और यहाँ पे O माइनस। अब क्या होता है, क्योंकि ये O माइनस बना है और यहाँ पे साइनाइड है, तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक मतलब कंपेरेटिवली एसिडिक बन जाता है, क्योंकि जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको ऑक्सीजन भी और अपना साइनाइड भी क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी वजह से ये बन जाता है। और यही आप देख सकते हो, पहले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था इसमें, जिसमें ऐसे है ना, इसमें है जैसे यहाँ पे था, लेकिन अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ गया, यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था वो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बन गया। क्यों, क्योंकि इस वाले साइनाइड की प्रेजेंस की वजह से। अब ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, तो PH यहाँ पे अपना OH CN, यहाँ से अटैक हुआ, ये बन गया O माइनस, यहाँ पे अपना PH है। बाद में ये O माइनस क्या करेगा, ये प्रोटॉन एसिडिक है अल्कोहल वाला, तो इसको निकालेगा। एक्चुअली मैकेनिज्म हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, फिर भी क्योंकि ये उम्पुलंग वाला कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया। इसका H बन गया, ये अपना माइनस, तो ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कैनिज़ारो से कैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है कि रिएजेंट यहाँ पे अलग है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे सेम होता है, वहाँ पे भी हम बेंजाइलडेहाइड की मोलिक्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये जैम के जितने भी इसमें सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे जैम के हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हमने इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले पार्ट में किया है। बेस से क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, क्या बन गया यहाँ पे हमारा साइक्लोप्रोपेनॉन डेरिवेटिव बन गया, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप से और अपना यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, OMe बाहर से आएगा, हमने देखा है कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये किस साइड जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो, बेसिकली यहाँ से रिंग ओपनिंग हुई, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर की में भी ना ऑप्शन C सही था, ठीक है। क्यों हो रहा है ये देखो, जब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन है अपना, और अपना यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OMe। अब आप जनरली हम देखते हैं क्या, अगर यहाँ पे कार्बोनाइन है
इसके साथ आयोडीन लगा है या फिर कार्बन आयन है, ब्रोमीन लगा है, तो ये हम क्या बोलते हैं, इनके पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इनके डी ऑर्बिटल में डिस्पर्स हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो इनको हम स्टेबल बोलते हैं, मतलब कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी इधर इंक्रीज कर जाती। तो फिर अगर यहाँ पे ये आयन ब्रेक हो जाता तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग इस साइड हो जाती, तो वो स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन क्या है, हमें कभी कभी CSIR नेट में, गेट में, एग्जाम में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है किस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए इस वाले रिंग ओपनिंग से, इस साइड की रिंग से, ये इधर जाएगा इसको बाहर। अब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा कि ये जब यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर जा रहा है तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स रहा है, इसकी वजह से इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, इंटरमीडिएट वाले केस में भी हमने करा था। इसके बाद देखो फ्योर्स की रिएक्शन, अगेन जैम में फ्योर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेसिकली देखो NaOH है, एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकालेगा, अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बन गई है साइक्लो, ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया ये वाला, क्लोरीन अपना यहाँ से चला गया। ठीक है, अब OET माइनस जब अटैक करेगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, अगर ये वाली रिंग इस साइड ओपनिंग हो जाती है तो आप देख सकते हो क्या है, एक तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे इस वाले कार्बोनिल, यहाँ पे ये लेबल किया है कार्बन 14 से, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे ये अपना डबल बॉन्ड OET ग्रुप लगा है। ठीक है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट, अगर इस साइड से रिंग ओपनिंग बन जाती है तो अपना ये जो COET ग्रुप है वो उसी कार्बन पे लगेगा जो लेबल्ड है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि दो डिफरेंट टाइप से रिंग ओपनिंग हो सकती है, तो दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं देखो, एक तो COET ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे लेबल्ड है, और यहाँ पे एक तो COET ग्रुप जिस पे है वो कार्बन लेबल्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही आएगा। इसके बाद देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ना हमने कोई भी रिएक्शन जो डिस्कस करी है उसका नहीं है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लेने। कौन सा रिएक्शन है, द कंपाउंड्स, MSQ टाइप में जैम में पूछा था, दैट शोज पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन आएगा सही, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी और जो डी है ये गलत है। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है, बेसिकली हैलोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट मिथिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जिसमें आपको कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट पोजीशन पे मिथिल ग्रुप लगा है। अब आप इसको मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा होता है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कार्बोनिल के नेक्स्ट पोजीशन पे अगर मिथिल ग्रुप है, ठीक है, मिथिल यानी कि कंप्लीट मिथिल ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे CH2 और R ग्रुप हो तो वो देगा नहीं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको CH2 और यहाँ पे कोई जैसे मिथिल ग्रुप और एक है तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट T इज, देखो NaOMe दिया है, बेस है, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा यहाँ से, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि इसमें फेवर्स की रिएक्शन ही हो रही है इसमें। तो ये बन गया ये डबल बॉन्ड O और अपना यहाँ पे मिथिल है। अब इसके बाद देख सकते हो OMe जो है, OMe क्या कर सकता है, जस्ट मिनट, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा इसमें, अटैक किया यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे अब जब OMe अटैक करेगा, आपका OMe माइनस जो है जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो रिंग ओपनिंग किस साइड होगी, रिंग ओपनिंग होगी इस साइड में। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे एनायन आएगा तो ये बेंजीन रिंग के साथ वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली हमारे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे अपना मिथिल ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है। इसके बाद ये वाला कार्बन है, ये वाला, इसके बाद ये और वो ME। ठीक है, बाद में H3O+ दिया है तो इसका वर्कअप बोल देंगे, ये मतलब प्रोटोनेट हो जाएगा, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हो H3O रिफ्लक्स दिया है, यानी कि हीट भी दी है, वाटर भी दिया है, तो एसिडिक कंडीशन है वहाँ पे, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, इसको हाइड्रोलिसिस हो सकता,
इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एसिड हाइड्रोलिसिस ईस्टर का हो जाएगा तो ये OH बन जाएगा। अब आपको पता है पॉलीफॉस्फेरिक एसिड बेसिकली किसके लिए यूज़ करती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर सकता है, अगर मैं बोल दूँ यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल के जा रहा है और साइक्लाइजेशन हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन हो रही है, और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। लेकिन बेसिकली मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे पॉलीफॉस्फेरिक एसिड है, क्या करेगा इसका, पॉलीफॉस्फेरिक एसिड बेसिकली क्या करेगा, इसका कर देगा प्रोटोनेशन, ठीक है। क्या हो रहा है ये, इसका प्रोटोनेशन कर दिया, जस्ट मिनट, प्रोटोनेशन कर दिया इसका, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब ये वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर डाल देगी, इसको बाहर, जैसे हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन होता है उस टाइप से रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। लेकिन आपको समझ लेना है कि पॉलीफॉस्फेरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बेसिकली आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी वाटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये बाहर गया तो अपना क्या बन गया यहाँ पे, अपना यहाँ पे बन गया ये O, इसके ऊपर प्लस इस तरह से। बाद में ये बेंजीन क्या करेगी, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगी, तो क्या बन गया यहाँ पे अपना, ये इधर यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, बाकी ये 5 मेंबर रिंग बन गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे अपना एक मिथिल ग्रुप है, लास्ट स्टेप में यहाँ से H इधर जाएगा और ये एरोमेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरोमेटाइज हो गया मिथिल ग्रुप, यहाँ पे ऑप्शन हमारे यहाँ पे C सही आ जाएगा। किस तरह से हो रहा है देखो, यहाँ पे पॉलीफॉस्फेरिक एसिड ने बेसिकली यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवाया, लेकिन ओवरऑल डिहाइड्रेशन हुआ है, हाइड्रोजन और वाटर चले गए, साइक्लाइजेशन हो गया है। इसके बाद देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्किन फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये वाले इशन-मोशन फ्रेगमेंटेशन को छोड़ दो, इसके बारे में हम अलग से देखेंगे। जो शैपिरो, बॉम्फोर्ड एंड मैकमरी कपलिंग जो है वो क्या होती है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का, पहले शैपिरो और ब्रैमफोर्ड में क्या होता है, इस तरह का अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ से बन जाएगी या तो इस तरह की या तो इस तरह की अल्किन। आप देख सकते हो वही कार्बोनिल कंपाउंड है, उससे अल्किन बनेगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुए, सिर्फ हमें यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। मैकमरी में क्या होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल लिए इसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का अल्किन बन जाएगा। जितने मतलब टोटल 4 दूनी 8 कार्बन थे ना, तो यहाँ पे 8 कार्बन एज इट इज़ है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को ध्यान रखना है, एक एक रिएक्शन करके यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे शैपिरो एंड बॉम्फोर्ड स्टीवंस, एक बार आप इसका हेडिंग डाल दो, ठीक है। तो हम देखेंगे शैपिरो और बॉम्फोर्ड स्टीवंस। अब गेट के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, दोनों अगर कंपेरेटिवली पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। कंसिडर कर लो कि आपके पास कुछ इस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों रिएक्शन में एक रिएजेंट तो ऑलमोस्ट सेम होता है, एक तो हमारा होता है TS NH2 यानी कि टॉसिल हाइड्रोजन, और अगर 2 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हमारा, ये हमारा शैपिरो, ठीक है, ये हमारा शैपिरो। अगर इसी की जगह पे आपके पास टॉसिल हाइड्रोजन के साथ NH2 के साथ अगर आपके पास एक इक्विवेलेंट, ठीक है, एक इक्विवेलेंट कोई बेस दिया है, जैसे वीक ऑर्गेनिक बेसेज जो होते हैं, सॉरी वीक इनऑर्गेनिक बेसेज होते हैं, जैसे NaOET, ठीक है, NaOET या फिर NaOMe, ये अगर दिया है तो ये होता है हमारा बॉम्फोर्ड स्टीवंस, ठीक है। एक तो हो गया ये डिफरेंस। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इस वाले कार्बोनिल से अल्किन बना रहे हैं तो इसमें बनती है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, और किसमें, शैपिरो में, और जो बॉम्फोर्ड स्टीवंस होता है इसमें हमारी बनती है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, ठीक है। तो बेसिकली जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या है, काइनेटिक प्रोडक्ट है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपके पास किसी कार्बोनिल कंपाउंड में टॉसिल हाइड्रोजन के साथ एक इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस दिया है तो वो क्या बनाएगा, बॉम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन देगा, थर्मोडायनेमिक मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन देगा। अगर हमारे पास टॉसिल हाइड्रोजन के साथ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटिल लिथियम अगर दिए हैं तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन यानी कि काइनेटिक प्रोडक्ट बना देगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन होती है कार्बोनाइल इंटरमीडिएट के थ्रू। ये डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस में, ये कार्बोनाइल इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, ये कहाँ से होती है, हमारी कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। अब इसमें मैकेनिज्म में घुसने की नीड नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे तो ज़्यादा आपको मतलब हेक्टिक लगेगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस अगर आप समझ लोगे ना कि किस तरह से बेस क्या है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, इसमें किस तरह से बन रहा है,
और आप देखो अगर लास्ट में मैं जैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन आयन बनता है, यानी कि अगर बाद में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन था ना वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में अगर अल्डिहाइड भी लग जाता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अगर प्रोटॉन भी लगे, ड्यूटेरेटेड वाटर यूज़ करेंगे, ड्यूटेरियम भी लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा जिस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, कार्बन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है, कार्बन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है। इतना जनरल हो गया। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कैरेक्टर के बुक में दिया है, आई होप आज ना कल ये एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है। अब हमने ऊपर क्या देखा, बेसिकली मुझे आपको ये समझाना है कि जो टू इक्विवेलेंट ऑफ वो बोल रहे हैं ना हम स्ट्रॉन्ग बेस, किसमें, शैपिरो में, इसका काम अगर आपको कंसिडर करो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम दिया है, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ कि एक इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम दिया है, तो आपको यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करना कि एक इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम दिया है तो ये शैपिरो रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये वाली 3 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये एक इक्विवेलेंट बेस का काम कर रही है। जैसे देखो पहले जब ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकालेगा, अब हम इस साइड से क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें लेस हिंडर्ड अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनानी है। यहाँ से निकलेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अब इसका भी ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तो रिंग स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, ऊपर से जो कार्बन आयन बन रहा है वो बेंजिलिक बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सिल रिंग है हमारी, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपना नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर ये, और अपना यहाँ पे ये पीएच, ठीक है, ये माइनस। अब आप देख सकते हो बेसिकली दूसरा इक्विवेलेंट बेस हम इसमें जो होता है शैपिरो में किस लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन का जो NH वाला जो प्रोटॉन होता है उसका यूज़ करने के लिए। वही काम, उसका काम दूसरे जो बेस का इक्विवेलेंट है उसका काम कौन कर रहा है, ये वाला रिंग कर रही है। किस तरह से, जब ये नेगेटिव चार्ज एक तो बेंजीन रिंग के साथ स्टेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया। दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, जब ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो बाहर जा रहा है कंपाउंड वो क्या है, पीएच, स्टायरिन है। स्टायरिन गैस होती है, जब भी गैस रिलीज होती है तो उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स रहता है, यहाँ से बाहर जा रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर अपना यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ से N2 गैस चला जाएगा, ये इधर। तो लास्ट स्टेप में बेसिकली देखो मैंने आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी समझा दिया है। मैं जो बोल रहा था शैपिरो में कार्बन आयन बनता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे, और हमें पता है यहाँ पे ही हमारा वो था, मतलब हाइड्रोजन बनाता, यानी कि हाइड्रोजोन बनाता, यानी कि यहाँ पे कीटोन ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा। लास्ट में जब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पे आएगा। कुछ इस तरह का ये हो रहा है। इसमें मुझे समझाना क्या था, एक तो ये जो स्टायरिन यहाँ से जा रहे हैं ना, ये इसका ड्राइविंग फोर्स था, ऊपर से N2 गैस रिलीज हो रहा है, और एक इक्विवेलेंट बेस का काम इस वाले 3 मेंबर्ड रिंग ने किया है। तो इसकी वजह से ये अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ सकता है ये, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अल्कीन आपको फाइनली इधर नहीं बनानी थी, इधर बनानी थी, और यहाँ पे जहाँ पे भी ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप था शुरुआत में, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। तो इस तरह से शैपिरो और बैम्फोर्ड ट्यून्स में डिफरेंस होता है, और ये इंटरमीडिएट वाला डिफरेंस भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो इसके बाद आती है मैकमरी कपलिंग। अब हमने क्या पढ़ा, शैपिरो और बैम्फोर्ड ट्यून्स में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है वहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन हट जाता है और अल्कीन बन जाती है, कार्बन में कुछ चेंज नहीं आता। यहाँ भी वही है, अगर मैं टू इक्विवेलेंट ऑफ इसके अगर 2 इक्विवेलेंट ले लूँ तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे TiCl3 यूज़ करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सच लाइक पोटेशियम, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। बेसिकली क्या होगा, दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है, पहले तो देखो यहाँ पे डायोल बन जाता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ है रिफ्लक्स लिख देते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर नहीं, रिफ्लक्स। पहले तो डायोल बन जाता है यहाँ पे, और बाद में यहाँ से टिटेनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्सिंग करके यहाँ से सिंपली, अब मैकेनिज्म में आपकी किसी भी रिएक्शन में मैं घुसा नहीं रहा, क्योंकि आप देख सकते हो हमें समझ लेना है सिर्फ कि रिवाइज किस तरह से करना है, किस तरह से याद रखना है। 2 कार्बोनिल कंपाउंड से सिंपली कपल हो गए और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन उतने रह गए, अल्कीन बन गई, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब इसमें मैकमरी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे देखो अगर आपको दिया है एक तो साइक्लोपेंटेनोन दिया और आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन दिया है, ठीक है, तो अब आपको पूछ सकते हैं कि इसमें NAT टाइप में कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। अगर यहाँ पे आपको दिया है टिटेनियम का, ठीक है, टिटेनियम मतलब कंसिडर करो कि मैकमरी कपलिंग हो रही है, तो कितने नंबर ऑफ
पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। एक तो ये वाला, जैसे यहाँ पे किया, ये खुद में कपल करके ये वाला कंपाउंड दे सकता है। दूसरा क्या, साइक्लोहेक्सेनन क्या कर सकता है, इसके साइक्लोहेक्सेनन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ये वाला प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, इन दोनों में कपलिंग होके एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एक रिंग 5 मेंबर होगी, एक 6 मेंबर होगी, 3 हो गए। और अगर यहाँ पे देखो मैं मिथिल दे देता और यहाँ पे देता है इथिल, तो फिर इसमें भी एक सिस ट्रांस होगा जिसमें अगर 5 और 6 मेंबर रिंग मिल रहे हैं, लेकिन इसमें मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप ट्रांस में जा रहे हैं, एक में सिस में जा रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कपल हो जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी कितने भी मतलब कैसे भी वो कपल हो सकती है। तो इस तरह से आपको NAT टाइप में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट साइक्लोपेंटेनोन ही दिया है इन्होंने, TiCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल दिया है, ठीक है। ये पूरा रिएजेंट होता है इसका, ठीक है, टिटेनियम क्लोराइड इन जिंक कॉपर कपल। तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने बोला, ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 दिया है। अब जब अल्कालाइन KMnO4 होता है तब यहाँ पे ये पूरा डबल बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनते, बल्कि डायोल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास एसिड क्या करेगा, इसमें से एक किसी को अगर हम प्रोटोनेट कर दे, कंसिडर कर लो इसको किया और यहाँ से निकाल देते हैं, तो अपना यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। इसके बाद अपना यहाँ पे OH है। तो आप देख सकते हो अगर हम इस वाले कार्बोकैटायन को यहाँ पे लेके आते तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पे उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो इसको यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, वो कार्बोकैटायन चला जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 5th मेंबर रिंग है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे स्पाइरेन फॉर्म में आई है 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे अपना OH है, यहाँ पे कार्बोकैटायन चला गया, जो बाद में यहाँ पे लोन पेयर देके सिंपली यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बना देगा। तो अपना ये इस तरह से, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट जिसमें 6 मेंबर रिंग में कार्बोनिल है और नेक्स्ट पोजीशन पे 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में कार्बोनिल है और नेक्स्ट पोजीशन पे 5 मेंबर रिंग है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन D सही है, ठीक है। इसमें भी जितने क्वेश्चन सिंपल दिख रहे हैं ना, वो सारे जैम के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। बेसिकली क्या दिया है, पहले टिटेनियम क्लोराइड इन जिंक कॉपर कपल, यानी कि सिंपली हमें यहाँ पे मैकमरी कपलिंग ही होनी है। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट तो लिख लो, क्या हो रहा है, PH, यहाँ पे अपना OM ही रहेगा, डबल बॉन्ड, बाद में यहाँ पे कार्बन जो अल्डिहाइड है इसका डबल बॉन्ड O है, तो ये कपल कर गया किसके साथ, दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे इसके बाद अगेन सेम स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड, अपना यहाँ पे OMe और अपना ये PH, ठीक है। यानी कि 2 मॉलिक्यूल लिए इसके, सिंपली यहाँ पे अल्डिहाइड के जो कार्बोनिल थे इनको हमने कपल कर दिया, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद एसिडिक कंडीशन दी है, हमें पता है ये जो इनॉल ईथर्स है, ठीक है, H+ अगर बाहर से आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर ये देगा, ये इसको लेगा H+ को, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है, बाद में यहाँ से मिथेनॉल जो वाटर जब मिथिल के ऊपर अटैक करे, समझ लो यहाँ पे PH है, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर Me है, और यहाँ पे प्लस आ गया, ये अपना इस तरह से बन गया। बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़, इधर भी सेम चीज़ होगी, इधर भी सेम चीज़ होगी। क्या है, नहीं यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये इधर नहीं, ये इधर, इसके बाद ये कार्बन छोड़ के यहाँ पे ये PH, ठीक है। तो ये Me, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। बाद में वाटर क्या करेगा, H2O सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स बनने हैं, ठीक है, जिसमें एक एक कार्बन छोड़ के बीच में डबल बॉन्ड है। तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स बनने जिसमें एक एक कार्बन छोड़ के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाता है, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ मैंने बोला कि ईस्चर मोचर फ्रेगमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वहाँ पे शैपिरो और ब्रैम्पोर्ट्स के साथ इसको कंसिडर नहीं करें। बेसिकली इसमें फॉर्मेशन तो डबल बॉन्ड का ही हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम अल्कीन फॉर्म कर रहे थे दोनों में भी, यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से देखो, बेसिकली NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, ऐसे क्यों हो जाता है
ठीक है। कंसिडर कर लो ये वाला एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, और ये इपोक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि इशेमोचर फ्रेगमेंटेशन में अल्काइन बनती है, ठीक है, अल्काइन बनती है, कीटोन भी बनती है, किस तरह से, तो फिर आपको IUPAC के बारे में सोचना था। तो पहले आपको मैकेनिज्म तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से रिंग ओपन होगी, क्या आ गया फर्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे अपना O- आ गया, यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे अपना इथिल है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके साथ टॉसाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद क्या होगा, ये जो O- है जब इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा कि यहाँ से टॉसाइल और N2, मेनली N2 जो कि गैस है जो रिलीज हो रही है, तो इसकी वजह से ये इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फ्रेगमेंटेशन क्यों, क्योंकि ये रिंग के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो, आप सब देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर अपना इथिल ग्रुप है, और यहाँ से N2 प्लस टॉसाइल ग्रुप चला गया है, और बाकी का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O और मिथिल। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब आप देख सकते हो इथिल यानी कि क्या है, इसको बेसिकली लिखेंगे कैसे, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आप देख सकते हो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इथिल लिखना है ना, CH2CH3, तो इसको नहीं, इतना नहीं लिखेंगे, ये ऐसे आ गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया है। अब हमें नंबरिंग करनी है, हमें पता है अल्काइन और कीटोन के कंपैरिजन में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 2 इसको, 3 4 कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, 5 6 7 8 और 9। तो 2 ओन तो आना ही है हमारी इसमें, ठीक है। तो 2 ओन यहाँ पे 6 ओन लिखा है, यहाँ पे 8 ओन लिखा है, 8 ओन डायरेक्टली ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हो। इसका नाम किस तरह से आएगा, क्योंकि 9 कार्बन है, 9 6 पे वाइन, 6 कार्बन पे अल्काइन है, तो 6 वाइन 2 ओन। इस तरह से आपको IUPAC नंबरिंग करनी थी। ज़रूरी था आपको IUPAC भी आए और आपको इशेनमोचर फ्रेगमेंटेशन भी पता हो, ठीक है। ये 21 वाले गेट के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल टू मिथिलीन, यानी कि बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका डायरेक्टली हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं। 2 रिएक्शंस होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो जस्ट मिनट, पहले कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों ही रिएक्शंस होती है जो डायरेक्टली कार्बोनिल को मिथिलीन में कन्वर्ट करती है। क्लेमेंसन में रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है, इस वाले कार्बोनिल के ऊपर मर्क्यूरियस जिंक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और जो वोल्फ-किर्चनर होता है इसमें आपके पास बेस होता है जैसे कि KOH और हाइड्रोजन, ठीक है, NH2NH, इतना डिफरेंस होता है। अगर हम इसकी बात करें कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है, तो बेसिकली हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन जो है जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है, जैसे देखो हम इस वाले कार्बोनिल को मिथिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट में कोई एसिडिक वहाँ पे मतलब फंक्शनल ग्रुप है जो कि एसिड सेंसिटिव है, या फिर कोई एसिटल रिंग बनी है जो एसिड सेंसिटिव मतलब ब्रेक हो सकती है एसिड के प्रेजेंस में, तो ऐसे वाले केसेस में हम क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं कर सकते। उस वाले केसेस में हमें वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन प्रेफर करनी होगी। आपको इसमें सिर्फ ज़रूरी है कि रिएजेंट कौन से होते हैं ध्यान रखिए। वोल्फ-किर्चनर में बेस और हाइड्रोजन, क्लेमेंसन रिडक्शन में ZnHg मतलब मर्क्यूरियस जिंक और HCl होता है। सिंपली कार्बोनिल को हम यहाँ पे मिथिलीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है जैम में, ये जो रिसेंट वाला पेपर था लास्ट ईयर वाला, द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली क्या किया है, बाकी सारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसा ही है, सिर्फ हमें यहाँ पे कार्बोनिल जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे मिथिलीन में यानी कि H2 आया है यहाँ पे। अब ये वाला काम किसने किया है, ये वाला काम और एक रिएजेंट कर सकता है, अगर हम इसकी थायन के साथ प्रोटेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे ये थायन के साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन कर देते हैं और इसको फिर ट्रीट करते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ करते हैं ना तो यहाँ से भी इसका कन्वर्जन मिथिलीन में ही हो जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछ सकता है कि कभी कभी रिएक्शन कोई कर देंगे और बोलेंगे कि इनमें से ये वाला प्रोडक्ट कौन कौन सा स्टेप दे सकता है। एक तो ये क्लेमेंसन दे सकता है, वोल्फ-किर्चनर दे सकता है, और अगर आप पहले कार्बोनिल का थायन बनाते हो और रेनी निकेल के साथ ट्रीट करते हो तो कार्बन सल्फर बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और यही मिल जाता है। इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट है, मर्क्यूरियस जिंक इन HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है।
हमने देखे कार्बनाइन वाले, कार्बिन वाले, और आगे एक ग्रुप रहेगा हमारे नाइट्रोजन वाले। अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में, क्योंकि जैम में क्या होता है कि आपको दे देंगे रिएक्शन, पूछ लेंगे कि रिएक्शन का नाम क्या है या फिर इनमें से कौन सी रिएक्शन कर्टियस है, हाफमैन है, लॉपर, जो कि नाइट्रोजन वाली है, ठीक है। तो वो भी हमें आगे देखना है। एक बार देख लो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन इंटरमीडिएट। अब इसमें देखो ये वाली दो रिएक्शंस का इनके सिर्फ नाम अलग है, ऑलमोस्ट दोनों रिएक्शन सेम है। किस तरह से मैं आगे दिखा देता हूँ। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिमन्स स्मिथ, ठीक है। तो पहले देखो सिमन्स स्मिथ में बेसिकली हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हर एक रिएक्शन में आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मैकेनिज्म में ज़्यादा घुसना नहीं है, क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है जहाँ से हमें क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म एग्जाम में भी करने जितना हमारे पास टाइम नहीं होता। बेसिकली हमारे पास इस तरह से अल्कीन होती है, रिएजेंट होता है हमारे पास CH2I2, ये सारी चीज़ आप पढ़ के आए हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल। और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, इसका साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है, ठीक है। अल्कीन है, बेसिकली साइक्लोप्रोपेनेशन होना है, और CH2I2 रिएजेंट होता है। बेसिकली हमें पता है यहाँ से कार्बिन बनती है CH2I2 और जिंक कॉपर कपल से, और कार्बिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो अगर कोई हमारे पास कंपैरेटिवली ध्यान क्या क्या रखना है, अगर कंपैरेटिवली दो अल्कीन पाई बॉन्ड्स है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कंपैरेटिवली दो अल्कीन पाई बॉन्ड्स है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिच है, एक पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और एक पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कंपैरेटिवली, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच जो है उसका साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगा। एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात क्या, क्योंकि जो हमारा कार्बिन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे कि यहाँ पे OH है, या फिर एक बार आप कंसिडर करो OM है, या फिर O नेगेटिव या Li+ है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसको उसके रेट को इंक्रीज कर देगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ज़्यादा रेट देगा किसका, साइक्लोप्रोपेनेशन का। इसके बाद अगर OH और OM में देखोगे तो हमें पता है OH है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है जब OMe का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पे ये R ग्रुप और अपना ये मिथिल बल्कि इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और ये जो लोन पेयर है इनमें एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी डोनरेबिलिटी कम हो जाती है। तो कंपेरेटिवली अगर हम रेट की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, रेट ज़्यादा होगा साइक्लोप्रोपेनेशन का, सिमन्स स्मिथ का, इसका फर्स्ट नंबर पे आएगा, OH का सेकंड पे, और OMe का थर्ड पे। आपको ये सब्सटेंट दे के रेट का ऑर्डर पूछ सकते हैं। तीसरी बात क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री की, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH2 कार्बिन को अगर डायरेक्ट कर रहा है, तो ये जिस भी स्टीरियो से प्रेजेंट होगा उसी स्टीरियो से यहाँ पे हमारे साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगी। यानी कि ये वाला वेज पे बनेगा कब, जब यहाँ पे OH या फिर OMe जो है वो कहाँ पे है, वेज पे है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। कंपैरेटिवली बॉन्ड अगर आपके पास दिए तो किसका अल्किल का करना है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, एक तो ये हो गया, और इसमें इंटरमीडिएट हमारा कार्बिन रहेगा। अब अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन और वुल्फ रीअरेंजमेंट में देखो डिफरेंस क्या है। बेसिकली पहले अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, और वैसे भी मैकेनिज्म समझने की नीड नहीं है, फिर भी ये दोनों रिएक्शन हमें देखनी है, इसलिए मैकेनिज्म हम कर रहे हैं। बेसिकली अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन में देखो सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, और अपना यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है। कंसिडर कर लो मेरे पास इस तरह से एसिटिक एसिड है, और मुझे यहाँ से बनानी है प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है। ये वाला मिथिल अपना था ही पहले से, सिर्फ यहाँ पे ये CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। ये रिएक्शन अगर हम है तो इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन। अब इसमें रिएजेंट क्या क्या होते हैं, एक तो पहले होता है SOCl2, इसके बाद होता है हमारा डाइजोमीथेन CH2N2, और थर्ड होता है हमारा वाटर, ठीक है। अब ठीक है, ये वाली रिएक्शन है अनडिस्टर्ब्ड। इसका मैकेनिज्म देखोगे तो इसके बीच में एक स्टेप जो आएगा वो होगा हमारा क्या, वुल्फ रीअरेंजमेंट। किस तरह से देखो, पहले तो देखो SOCl2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद CH2N2 का स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह से, CH2 माइनस होता है यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, यानी कि Cl माइनस यहाँ से बाहर गया। इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे C2H है, इसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N है,
यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज होगा। इसके बाद जो Cl- यहाँ से बाहर निकला था ना, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को ले लेगा। तो एक हाइड्रोजन को लिया इसमें से, तो ये माइनस बन गया। अब ये N2 गुड लिविंग ग्रुप है और गैस अगर रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स रहेगा, N2 यहाँ से बाहर जाएगा। हमें पता है कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन आयन से लेके चली जाती है तो यहाँ पे क्या बनती है, हमारी कार्बिन बनती है। तो ये बन गई कार्बिन, इसके ऊपर हमारा रहेगा एक H, ठीक है। अब ये कार्बिन जो है हमें पता है, एक तो पहला इंटरमीडिएट हो गया कार्बिन, अब ये रीअरेंज हो सकती है इधर, ये वाला इधर, तो यहाँ से क्या बन गया CH3, इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कीटीन बन गई। लास्ट स्टेप हमारा दिया है वाटर। वाटर का जब यहाँ पे अटैक होगा, आप देख सकते हो जब इस वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, वापस आएगा रेजोनेट होके, फिर यहाँ पे आएगा और लास्ट में हम इसका सिंपली वर्कअप कर देंगे। तो ये वाली एक्स्ट्रा कार्बन आ गई ना, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल गई जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा था। ये टोटल होगी अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन। अब इसमें ये वाला जो स्टेप है, कौन सा, जो यहाँ पे कार्बिन से कीटीन बन रही है और कीटीन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है, ये इतनी जो रीअरेंजमेंट है ना, इसको बोलेंगे वल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आपको डिफेंडिंग इसी टाइप की कुछ भी रिएक्शन देके आपको जब न्यूक्लियोफाइल अलग अलग देंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे वाटर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पे अगर अल्कोहल देता तो ईस्टर बन जाता, अमोनिया देता NH3 देता तो अमाइड बन जाता, RNH2 देता तो वहाँ पे मतलब क्या बन जाती, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाता। तो इसके साथ आपको डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल देके ये रिएक्शन पूछ सकते थे, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, एक तो हमारा कीटीन और हमारा कार्बिन, पहले कीटीन बनेगा, सॉरी कार्बिन बनेगा, उसके बाद कीटीन बनेगा, ठीक है। इसके बाद आती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन इंटरमीडिएट। आपको जैम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व नाइट्रीन इंटरमीडिएट, या फिर रिएक्शन करके दे देंगे, नाम पूछेंगे। अब बच्चों को क्या होता है कि ये जो चारों रिएक्शन है ना, इनमें फिर भी हॉफमैन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में हमें सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन तीनों में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि सारे सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो इसको ट्रिक कैसे याद करोगे, HSLC यानी कि हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये वाली फ्रेज याद करके आप याद रख सकते हो कि हॉफमैन, स्मिथ, लॉसन और कर्टिस। अब डिफरेंस क्या क्या है, देखो बेसिकली देखो पहले स्मिथ देखते हैं। स्मिथ क्या होती है हमारे पास, स्मिथ में हम क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और हमें यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है अमाइन, जिसमें एक कार्बन कम है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन थी, एक ही कार्बन मैंने मिथिलामाइन बना दिया यहाँ से, इस तरह से बन जाती है। अब इसमें क्या क्या आता है, एक तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आएगा, HN3, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड HN3 आएगी। इसके बाद N3 के बाद ठीक है, हीटिंग कर देते हैं और लास्ट स्टेप में यहाँ पे होता है वाटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्या होगा, एसिड है, H+ देगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, बाद में ये यहाँ से इसको बाहर निकालेगा, हमारा बन गया है ये O+, बाद में जो N3- है, N इसके ऊपर माइनस है, डबल बॉन्ड N यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइनस होंगे ना, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, ओवरऑल माइनस चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 माइनसेस होंगे। तो जब ये अटैक करेगा तो एक माइनस तो एज इट इज़ रहेगा ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर माइनस डैश N, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब हमें पता है ना N2 गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से चला जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज लेके चला जाता है, जैसे कार्बिन से कीटीन बनती है, वैसे यहाँ पे इससे क्या बनेगी, नाइट्रीन बन गई। अब ये नाइट्रीन क्या करेगी, रीअरेंज होगी आइसोसाइनेट में, R-N, R यानी कि हमारे यहाँ पे मिथिल है ऊपर वाला सबस्ट्रेट, R-N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद जब मैंने जो वाटर दिखाया, जब वाटर का अटैक होगा, सिंपली यहाँ पे अटैक होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर वापस यहाँ पे जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो आप देख सकते हो R-N, यहाँ पे H-C, डबल बॉन्ड OH। अब ये स्टेबल एसिड नहीं होता है कार्बोमिक एसिड, ये इधर डिकार्बोक्सिलेट होगा और ये इधर, तो बेसिकली सिंपली R-NH2 बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन रहा है, अपना अमाइन बन रहा है जिसमें एक कार्बन कम है। रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजनिक एसिड, ये HN3 और हमारा वाटर हीटिंग कंडीशन में। अब इसमें इंटरमीडिएट क्या हुआ, पहले तो नाइट्रीन बनी, आइसोसाइनेट बनी और यहाँ।
अब यही से ये इतनी जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ये चीज़ कहाँ पे होती है, इसमें ये हमने कौन सी देखी, स्मिथ देखी। अब कर्टिस में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है बेसिकली, देखो पहले तो हमारे पास आर ये होता है असाइल क्लोराइड, इसके बाद सिंपली इसकी रिएक्शन जो है Na(N3) के साथ करते हैं हम, तो यहाँ से Na प्लस N3 माइनस आएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे और अपना यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा। तो अपना क्या बन गया, अगेन जो स्मिथ में हमने किया है वही यहाँ पे बनेगा N3। तो ये जो है इतना ही स्टेप, ठीक है, सॉरी यहाँ से ये इतना बन गया। इसके बाद N3 से हमने देखा यहाँ पे N2 गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, बेसिकली दिखाई देता हूँ, यहाँ पे माइनस रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, तो बेसिकली ये यहाँ से चला जाएगा, R बन गई हमारी नाइट्रीन, और नाइट्रीन से जो रीअरेंज होके हमने ये यहाँ पे बनाई है ना, कहाँ पे गई, ये नाइट्रीन से जो रीअरेंज होके यहाँ पे हमने आइसोसाइनेट बनाई है इतनी, मतलब यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या है, असाइल अजाइड है, असाइल अजाइड से हमने हीटिंग कंडीशन में क्या किया, नाइट्रीन बना दी, और नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे हमने आइसोसाइनेट बना दिया। इतने ये जो 3 स्टेप है ना, ये कौन से हमारे कर्टिस रिएक्शन, ठीक है, कर्टिस रीअरेंजमेंट बोल सकते हो। असाइल अजाइड से बनी हीटिंग कंडीशन में कीटीन नाइट्रीन, नाइट्रीन से बनी हमारी आइसोसाइनेट, इतनी है कर्टिस। और स्मिथ क्या है, एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ से हमने HN3 और वाटर यूज़ करके एक अमाइन बना दिया जिसमें एक कार्बन कम है। अब लॉसन और इसमें क्या फ़र्क है, लॉसन में ये देखो, ये जो स्टेप है ना कि नाइट्रीन बन रही है, उसकी रीअरेंजमेंट कीटीन में हो रही है, उसके बाद आप इसके ऊपर जैसे हमने, सॉरी कीटीन में क्यों बोल रहा हूँ, आइसोसाइनेट, जैसे हमने कीटीन के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते थे, वैसे यहाँ पे भी हम आइसोसाइनेट के ऊपर वाटर, अल्कोहल, ऐसे कुछ भी मतलब अटैक करवा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब ये जो स्टेप है, जैसे हमने बताया इतना ये कर्टियस है, पूरा ये स्मिथ है। अब ये वाला स्टेप कॉमन है किसमें, हॉफमैन में भी और हमारा लॉसन में भी। अब लॉसन में क्या होता है, सबस्ट्रेट देखो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया होगा, NH और अपना यहाँ पे OH। अब आप देख सकते हो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाके इधर के ग्रुप को बाहर निकालना है। यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे हमने यहाँ पे अगर हम CH3- डबल बॉन्ड O, ठीक है, अगर ये एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, इसको बाहर निकाल देगा। यानी कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ये सबस्ट्रेट होता है, देखो हमारे लॉसन रीअरेंजमेंट में N होगा, H होगा, यहाँ पे O और अपना यहाँ पे क्या बन गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। बाद में क्या करेंगे, अगर बेस यूज़ करेंगे, यहाँ का प्रोटॉन निकाल देंगे और ये गुड लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये इसको नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, अगेन नाइट्रीन बनेगी, जो आइसोसाइनेट में इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट में रीअरेंजमेंट होगी, फिर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हो। तो बेसिकली लॉसन में ये वाला सबस्ट्रेट होता है, OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। बाकी स्मिथ और कर्टिस हमने देख लिया। अब हॉफमैन में क्या होता है, हॉफमैन में हमें बताया कि हमारे पास कुछ इस तरह की अमाइड होगी, जैसे स्मिथ में कार्बोक्सिलिक एसिड थी, उसमें से अमाइन बन रहा था जिससे एक कार्बन कम है। हॉफमैन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ से CH3NH2 बन जाएगा, यानी कि अमाइन ही बन जाएगी जिसमें एक कार्बन कम है, लेकिन अमाइड से बनेगी, स्मिथ में बन रही कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये इतने सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये इतना बताया कि डिफरेंस क्या क्या है इनमें क्या क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला, इन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली ये कौन सी है, हॉफमैन रिएक्शन है, NaOH है, Br2 है। पहले ये क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, पहले यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, निगेटिव बना देगा। अब Br2 है, ब्रोमीन है, इसके ऊपर अटैक करेगा, Br- यहाँ से बाहर। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल गया, एक तो ये वाले हमारे एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, इसके बाद कार्बोनिल, नाइट्रोजन, इसके ऊपर ब्रोमीन, बाद में यहाँ पे कार्बोनिल, इसके ऊपर इस तरह से। अब आप देख सकते हो NaOH हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, तो NaOH क्या करेगा, अगर OH- यहाँ से आता है, यहाँ पे अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। तो हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होता है नाइट्रीन और वहाँ से आइसोसाइनेट बनाने के लिए, वो तो यहाँ पे आ रहा है ना। जैसे देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके ऊपर Br है और यहाँ पे ये माइनस है, बाद में यहाँ पे ये O और अपना O
H, ठीक है। अब आप देख सकते हो Br गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा तो क्या बन गया हमारे यहाँ पे बन गई हमारी नाइट्रीन, ये बन गई हमारी नाइट्रीन, और अपना यहाँ पे है OH। अब नाइट्रीन क्या करेगी, रीअरेंज करेगी आइसोसाइनेट में, ये इधर, तो क्या बन गया यहाँ से, देखो ये नाइट्रोजन है, इसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड और अपना OH, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, बेसिकली देखो बाद में क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है, H3O+ दिया है ना, तो हमें पता है वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाकर वापस आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगी, कार्बामिक एसिड बनेगी, और कार्बामिक एसिड स्टेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाए, जस्ट मिनट, यहाँ पे माइनस आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अपना OH, अपना यहाँ पे COH। अब क्योंकि एसिडिक कंडीशन है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका भी वर्कअप हो जाएगा, H बन जाएगा, और ये स्टेबल नहीं है, ये इधर डिकार्बोक्सिलेट होकर सिंपली यहाँ पे आएगी और अमाइन यहाँ पे NH2 ग्रुप जनरेट होगा, ये अपना NH2। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ करते जाना है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि NH2 और COH एडजस्टेंट पोजीशन पे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हो, अगर इतना ही पार्ट कंसिडर करें, इतना ही अमाइड था, ये R ग्रुप था यहाँ से, और इतना ही अमाइड था, तो बेसिकली यहाँ से अमाइन बनी जिसमें ये वाला कार्बन कम हो गया, ठीक है, अमाइन बनी जिसमें एक कार्बन कम हो गया। बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन क्या है, अमाइड से अमाइन बना रहा है, एक कार्बन लेस हो रहा है, रिएजेंट NaOH Br2 यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसके बाद जो मेजर रिएक्शंस है देखो, जिसके ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक तो विटिक रिएक्शन, जूलिया ओलेफिनेशन और कोरी-विंटर रिएक्शन जो अल्किन फॉर्म करती है, ठीक है। अब विटिक रिएक्शन तो हमें पता ही है, अब इसमें स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या याद रखने हैं, अल्किन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि विटिक रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं, हमारे पास इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, PPH3 प्लस हमारा कोई भी जो अल्किल हैलाइड होगा, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ CH3 Cl, ठीक है, और बाद में बेस। अब क्या करता है, यहाँ से सिंपली जो कीटोन है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्कीन बनेगी, ठीक है। ये तो होगी जनरल रिएक्शन, अब इस पर डिपेंड करता है, अगर स्टेबिलाइज्ड फॉस्फोरस इलाइड बन जाती है, तो आपको क्या मिलेगा, ई अल्कीन मिलेगा, और अगर नॉन स्टेबिलाइज्ड इलाइड होती है, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो, अब यहाँ पे EZ डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं, जैसे CH2 और मैं यहाँ पे लगा देता PH, ठीक है, CH2 और PH लगा देता, तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये PH इधर आता है और EH इधर आता है, तो ये क्या होगी, ये ट्रांस होगी। अगर आपके पास स्टेबिलाइज्ड इलाइड है तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांस अल्कीन मिलेगी, अगर नॉन स्टेबिलाइज्ड है तो यहाँ पे क्या मिलेगी, सिस अल्कीन। ये वाली चीज़ बस आपको यहाँ पे दिमाग में होनी चाहिए विटिक में, ठीक है। विटिक रिएक्शन तो बहुत जनरल है, हम बहुत बार पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ आपको पता भी है, इसमें ज़्यादा। और अगर दूसरा कोई मतलब वो आता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे कीटोन भी है और आपके पास यहाँ पे ईस्टर वाला भी है, ठीक है, तो अल्किन किसके साथ बनेगी, कीटोन या फिर अल्डेहाइड और कीटोन को ज़्यादा प्रेफर करती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, PPH3 जब इसके ऊपर अटैक करता है, क्लोरीन यहाँ से चला जाता है, फिर क्या हो जाएगा, PH3P इसके ऊपर प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, बाद में यहाँ पे CH2 और ये PH है, बेस क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेसिकली ये माइनस बन जाता है। अब ये फॉस्फोरस इलाइड बन गई, अब ये फॉस्फोरस इलाइड क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसके ऊपर अटैक होता है, तो इसकी वजह से आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, प्रेफरेबली अल्डिहाइड और कीटोन का ही अल्कीन बना लेता है वो, और इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट जाएगा और ये कार्बन आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर स्टेबिलाइज्ड इलाइड है तो ये अल्कीन मिल रही है, अगर नॉन स्टेबिलाइज्ड हो तो जेड मिल रही है। ये तो हम इसमें इलाइड के बेसिस पे डिपेंड मतलब डिसाइड करते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास और एक रिएक्शन होता है जिसको जैसे कोरे विंटर रिएक्शन। अब इसमें देखो
इसमें ई आएगा या फिर जेड आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके सबस्ट्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। जैसे इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, डायल होता है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो डायल है ना वो सिन होना चाहिए। इस पर रिएजेंट होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड S यहाँ पे Cl और हमारा PPS3, ठीक है, PPS3। और यहाँ से मिलेगी अल्किन, लेकिन अल्किन की ज्योमेट्री क्या आ रही है, सिस आ रही है या फिर ट्रांस आ रही है, वो डिपेंड करेगी आपकी ये जो डायल है इसकी ज्योमेट्री क्या है। हमें रिक्वायरमेंट है कि ये सिन डायल होना चाहिए, लेकिन अगर ये एंटी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन करके इसको क्या ले आते, सिन ले आते, फिर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपका डायल कैसा है। और वो भी अगर असाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप असाइक्लिक डायल है तो फिर आप रोटेशन कर सकते हो। लेकिन आप देख लो ये चीज़ कि अगर आपके पास साइक्लिक डायल है और ये वाला OH डैश पे है, ये वाला वेज पे है और अपना ये वाला भी वेज पे है, तो अगर हम ये सोचेंगे कि ये वाली रिएक्शन करके अल्किन कहाँ पे बननी है, तो अल्किन इधर नहीं बनेगी बल्कि यहाँ पे बनेगी, इधर बनेगी अल्किन। क्यों? क्योंकि ये दोनों OH सिन है, सिन एलिमिनेशन होगी, सिन निकल जाएंगे, ये क्योंकि एंटी है निकल नहीं जाएगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रिंग बनती है वो जब ये सिन होगी OH तभी रिंग बनेगी, तभी एलिमिनेशन होगी। किस तरह से होता है देखो, पहले OH क्या करेगा, लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर जाके वापस आएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। जैसे इसने किया वैसे ये भी करेगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारा, सिंपली दोनों मिथिल्स यहाँ पे है O, यहाँ पे O, इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया, कार्बन के साथ, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड S, ये स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, PPS3 है। अब जैसे फॉस्फरस ऑक्सीजन बॉन्ड की एफिनिटी होती है उसी तरह से फॉस्फरस सल्फर बॉन्ड की भी एफिनिटी होती है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आ गया अपना, यहाँ पे S, यहाँ पे अपना PPH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और बाकी का स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिंपली ये बता रहा हूँ कि ये जो रिंग बन रहे हैं ये जब ये OH सिन होंगे तभी बनेगी। इसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट है कि दोनों OH सिन होने चाहिए, सिन डायल होना चाहिए, जो कि असाइक्लिक रिंग में पॉसिबल है। साइक्लिक रिंग में अगर वो एंटी होंगे तो रिएक्शन वहाँ पे होगा नहीं। अब ये हो गया। इसके बाद देखो, जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ से चला जाएगा तो सल्फर और फॉस्फरस के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से और कार्बन के ऊपर क्या मिल जाएगी, निगेटिव चार्ज जब कोई लेके चला जाता है तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि कार्बिन। तो हमारी ये कार्बिन इंटरमीडिएट बन जाती है, प्लस साथ ही साथ हमें क्या मिल गया, PPH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे S, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ये इधर, ये अपना होमोलिटिकली इधर के लिए होगा, ये इधर, ये इधर, ये अपना इधर और ये इधर। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या मिल गया, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज की वजह से एक तो अल्कीन प्लस हमारा CO2 गैस रिलीज हो गया, और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स रहेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आपको पूछे कोरिवेंटर रिएक्शन में तो कार्बिन बन जाती है। रिक्वायरमेंट है सिन डायल होना चाहिए। अब इस पर स्टीरियो डिपेंड करेगी, E आ रही है, Z आ रही है, किस पे, डायल की स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है पीटरसन ओलिफिनेशन। अब पीटरसन ओलिफिनेशन में भी E आ रहा है या फिर Z आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी है, रिएक्शन कंडीशन। आपको ध्यान कैसे रखना है, विटिग में इलाइड के बेसिस पे जो हमारे ये कोरिवेंटर रिएक्शन है उसमें डायल के स्टीरियो के बेसिस पे, और पीटरसन में हमें जो रिएजेंट दिया है उसके बेसिस पे हमें समझ लेना है कि E आ रही है फिर Z किस तरह से। देखो अगर मैं बोल दूँ आपके पास, मेरे पास इस तरह से सबस्ट्रेट है, ऐसा ही है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है इसका, अगर इसको मैं अल्फा बोल दूँ, इसको बीटा बोल दूँ, तो बीटा पे होता है OH यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन होता है, ठीक है। अब ये 2 टाइप से रिएक्शन हो सकती है, एक तो एसिडिक कंडीशन में हो सकती है, ठीक है, दूसरी हो सकती है बेस में। अब अगर बेस दिया हो आपको इस वाले सबस्ट्रेट के साथ तो आपको समझ लेना है, पहले तो सबस्ट्रेट समझ लेना है कि बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन है तो पीटरसन ओलिफिनेशन होनी है, बेस है तो सिन एलिमिनेशन कर दो, एसिड है तो एंटी एलिमिनेशन कर दो। अब एंटी करोगे या फिर सिन करोगे इसके ऊपर डिपेंड आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होगी प्रोडक्ट की। अब इसमें कैसे होता है मैकेनिज्म हमें पता है। पहले अगर बेस में देखें सिन एलिमिनेशन किस तरह से हो रही है, तो सिन यानी कि SiMH3 और OH सिन आएंगे। अगर ये सिन आएंगे तो बाद में बाकी के ग्रुप की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, क्योंकि इसको भी हमने यहाँ पे वेज पे दिखाया। तो किस तरह से कर ले सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं SiMH3 इन प्लेन ऊपर लेके गया, यहाँ पे इसको रोटेट करके यहाँ पे इन प्लेन ऊपर लेके गया, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे डैश पे था, तो क्या हो जाएगा, ये जब रोटेट होके ऊपर चला जाएगा तो ये जो मिथिल ग्रुप है हमारा
पीछे की साइड चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा फ्रंट की साइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्रंट की साइड। सिमिलरली OH को हमने क्या किया, हल्का सा रोटेट करके इन प्लेन लेके गए यहाँ पे, तो मिथिल ग्रुप यहाँ पे H पे है और अपना यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पे, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, सिन एलिमिनेशन कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये सिन रिक्वायरमेंट जरूरी है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में O- बनेगा। मैकेनिज्म इस तरह से होता है, सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये अपना इधर और ये बाहर, तो इसके वजह से हमारा यहाँ पे अल्किन बनेगा। आप देख सकते हो मिथिल दोनों क्या है, अपोजिट इसमें चले गए, यानी कि ये मिथिल, ये इस तरह से ये ट्रांस बन गया। अब ये ट्रांस बन गया, किस पे डिपेंड रहा, कंडीशन क्या यूज़ की है, क्योंकि बेस यूज़ किया था तो हमें इस तरह से प्रोटॉन डीप्रोटोनेट करके सिन एलिमिनेशन करनी थी, तो इसकी वजह से हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया। अब एसिड में किस तरह से होगा, इसका अगर हम एसिड वाला फॉर्म लेके, तो हमें पता है एंटी करना है। अब एंटी क्यों करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे SiMe3 को मैं इन प्लेन डाउन साइड लेके गया और OH को इन प्लेन अप साइड, तो आप देख सकते हो OH को इन प्लेन अप साइड जब ले जाते हैं तो यहाँ पे मिथिल तो फ्रंट पे है, H डैश पे है, और यहाँ पे जब सिलिकॉन को रोटेट करके पूरा मैं नीचे लेके गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिथिल आगे की साइड आ रहा है और यहाँ पे H अपना डैश पे। अब एसिडिक कंडीशन यानी कि क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब एसिडिक कंडीशन यानी कि वाटर के साथ दिया है ना, एसिडिक कंडीशन आपको H3O+ दे देंगे, तो वहाँ पे एक्वियस कंडीशन वाटर भी है, तो H2O क्या करेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में डाल देगा, ये इधर और ये अपना बाहर। E2 एलिमिनेशन जिस तरह से होती है उस तरह से होगा। तो आप देख सकते हो मिथिल ग्रुप दोनों सेम साइड है, तो यहाँ से सिस मिल गई एल्किन। तो सिस मिल रही है या फिर ट्रांस मिल रही है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपको रिएजेंट किस तरह से दे रहा है। तो इस तरह से पीटरसन एलिमिनेशन भी, ओलिफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको देखना नहीं है क्योंकि ये रैंडमली है। देखो कौन सी लेमिनेशन है, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन है, यानी कि हमारी पीटरसन ओलेफिनेशन है। पीटरसन में आपके पास KH दिया है, यानी कि K+H- बेस है। हमें पता है बेस में हम क्या करते हैं, सिन एलिमिनेशन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसको, क्योंकि बेस जब इसको O- करेगा, O- को सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो सिन होने चाहिए वो। तो सिन एलिमिनेशन अगर कर रहे हैं तो इनको सिन जब लेके आएंगे, यहाँ पे वेज पे क्या है, हाइड्रोजन है, जब इसको सिन लेके आएंगे, देखो 1 2 3 1 2 3 यानी कि प्रोपिल ग्रुप से, तो PR लिख देते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, SI को कंसिडर कर लो कि मैं यहाँ पे इन प्लेन ऊपर की साइड लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना PR ग्रुप डैश पे चला जाएगा। देखो इसको पीछे से थोड़ा सा आगे लेके गए तो ये आगे से, मतलब इन प्लेन से थोड़ा पीछे जाएगा, और हाइड्रोजन फेज पे ही रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, अपना फेज पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे वेज पे अपना हाइड्रोजन है। इसके बाद आप देख सकते हो OH को भी हमें सिन लेके जाना है। यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन है, OH को रोटेट करके पूरा लेके जाएंगे ऊपर की साइड, जो कि O- बनेगा बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद। और हमारा जो यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप था वो क्या करेगा, वो पीछे की साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे PR आएगा, और हमारा आगे की साइड क्या आएगा, हाइड्रोजन। फिर ये इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये बॉन्ड इधर और ये अपना इधर। तो आप देख सकते हो दो प्रोपिल ग्रुप्स क्या है, सिन है, यानी कि PR, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अपना PR। तो हमारी सिस मिलेगी कहाँ पे, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते थे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ पे होनी है। ट्रांस और सिस में सिर्फ हमें देखना था, और वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस है तो सिन एलिमिनेशन होगी। पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि वेज डैश से आपको ये वाला जो फॉर्म है ना सिन वाला, ये बनाना नहीं चाहिए। जब ये बनाओगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू किस तरह से जाना है। देखो जो हमने विटिक रिएक्शन पढ़ी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर स्टेबिलाइज डिलाइड है तो ई एल्किन मिलती है। आप देख सकते हो बेस क्या करेगा, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को मिलेगा और इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज, ठीक है। बेसिकली ये भी एक इलाइड ही है, इसको बोलते हैं हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमॉन्स मॉडिफिकेशन ऑफ विटिक रिएक्शन, यानी कि जो विटिक रिएक्शन उसका एक मॉडिफिकेशन है, और ये सिलेक्टिवली यूज़ किया जाता है फॉर मतलब अल्किन, ई अल्किन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अल्किन जो मिलेगी ना, मैं आपको डायरेक्टली इसका अल्किन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये दो मिथिल्स है, तो ये डबल बॉन्ड, और अपना यहाँ पे ये डबल बॉन्ड OET,
ठीक है। अब ये क्या है, ई एल्कीन है और ई एल्कीन ही बनती है विटिक रिएक्शन में स्टेबलाइज्ड इलाइड्स के साथ ई एल्कीन बनती है। लेकिन अगर आपके पास मॉडिफिकेशन है ये वाला स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो यहाँ पे सिलेक्टिवली ई एल्कीन बनेगी, ये मिल गई। LiLH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। LiLH4 ने क्या किया, इसका रिडक्शन किया, CH2 हो जाए। इसके बाद देखो -DET दिया है और बाकी टिटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड दिया है। कौन सा, शार्पलेस असिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन है। इसमें अगर -DET है और ये लेफ्ट के साइड पे है तो हम क्या करते हैं, ये अगर लेफ्ट के साइड पे है और -DET है तो हम क्या करते हैं, फेज से करते हैं ना इपॉक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसकी इपॉक्सीडेशन जो है वो वेज से हो जाएगी। RWLD हम जो ट्रिक यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग ये वेज पे हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक तो हमारी यहाँ पे ये एल्कीन मिल रही, इसमें ये जेड दिया है, ऑप्शन यहाँ से काट देना था आपको, इन दोनों में आपको देखना था, यहाँ पे डैश पे, यहाँ पे वेज पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाले रिएक्शन तो जनरल है, इनके ऊपर सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी इसमें जो रिएक्शंस जैसे बेकमन रीअरेंजमेंट हो गया या फिर जो भी कार्बोकेटन है, डायनोन फिनोल रिएरेंजमेंट, ये सारे हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले पार्ट में करा है। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, NaNO3NH लिया है, हमें पता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, NH2 को ये N2 में कन्वर्जन करते हैं, N2 प्लस में, गुड लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपली नेक्स्ट टू द 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे नेक्स्ट टू द 5 मेंबर्ड रिंग सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जस्ट मिनट, यहाँ पे सिंपली ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो 2 6 मेंबर्ड रिंग्स जो है यहाँ पे आएगी इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे, यानी कि यहाँ पे आएगा अपना सेकेंडरी कार्बोकैटायन। वाटर सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, वाटर सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा, सिंपल है। अब ये वाला क्वेश्चन जो अब भी हमने किया, कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन वाला रिएक्शन, पीटरसन ओलेफिनेशन का ही मतलब है, लेकिन आपको सब पहचानना आना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है। तब आप जब आप रिएक्शन पहचानोगे तो आप अप्रोच करोगे कि मैकेनिज्म इस तरह से हो सकता है। बेसिकली इन्होंने जो सबस्ट्रेट है पीटरसन ओलेफिनेशन का, वो पहले बनाने का प्रोसेस दिया है। ठीक है, उसके बाद वो रिएक्शन करनी है। तो मेजर प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट्स पूछ रहा है ये, यानी कि MSQ टाइप में क्वेश्चन ये पूछा था जैम में। तो देखो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम दिया है, ड्राई इथिल ईथर दिया है, यानी कि इसके केस में क्या हो जाता है, जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका क्या बन जाएगा, MgBr यानी कि ग्रीनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पार्शियली, तो ये बेंजाइडाइड के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि ये पीएच है तो ये अपना यहाँ पे अटैक, ये OH। तो क्या बन गया फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे ये पीएच, ये अपना OH, यहाँ पे अपना SiMe3। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। इसके बाद देखो एसिडिक कंडीशन दिया है। अब हमें ये सबस्ट्रेट तो हमारा जो चाहिए था वो मिल गया है, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि एंटी एलिमिनेशन के बाद ई अल्किन मिल रही है या फिर ट्रांस अल्किन मिल रही है, यानी कि दोनों भी अल्किन हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तो कुछ मतलब नहीं है हमें यहाँ पे अल्किन मिलनी है, इसका भी कुछ मतलब नहीं है एक ही कार्बन पे सिलिकॉन और हाइड्रोक्सी ग्रुप आने नहीं है, यहाँ पे ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपली आपको ये वाला पहले बनाना था और आप में डिसाइड करना था। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, जो मैनिच रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे टर्शियरी अमाइन है, जब यहाँ पे अटैक करेगा आयोडीन को बाहर निकाल देगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 2 इथिल ग्रुप से एक मिथिल ग्रुप लग गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाद में आपके पास बेस दिया है, बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। अब E1CB एलिमिनेशन हो सकती है, जैसे ये इधर जाएगा वापस आएगा, फिर डीलोकलाइज करके जब इधर शिफ्ट होगा तो इसको बाहर निकाल देगा, यानी कि सिंपली हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलने वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग कन्वर्जन इज एग्जाम्पल ऑफ। अब जो हमने पीछे रिएक्शन किया मैनिक रिएक्शन, एक्चुअली वो मैनिक रिएक्शन का बाद का स्टेप है। इसमें देखो ये है हमारा मैनिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली ये जो बन रहा है ना, ये नहीं है मैनिक रिएक्शन, ये क्या है,
बेसिकली यहाँ पे क्वाटरनी अमोनियम साल्ट बन रहा है और ये इधर शिफ्ट होके इसको निकाल रहा है। ये मैनिक रिएक्शन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये है मैनिक रिएक्शन। बेसिकली फॉर्माल्डिहाइड दिया है, बेसिकली आपके पास फॉर्माल्डिहाइड दिया है और ये दिया है क्या, सेकेंडरी अमाइन। तो इस तरह से होगा ना, ये H नाइट्रोजन 2 मिथिल है और इसके साथ एक H है। पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, ये O- बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-, ये अपना यहाँ पे H, ये H, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर H, ये प्लस और अपने 2 मिथिल ग्रुप, बाद में इसको ये ले लेगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, बेसिकली H बन गया। बाद में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन दी है तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा सिंपली, और नाइट्रोजन इधर अपनी लोन पेयर शिफ्ट करके इसको बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली यहाँ से जो साल्ट मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये डबल बॉन्ड अपना H और H, ये प्लस, ये जो साल्ट मिलता है इसमोशर साल्ट भी बोलते हैं इसको, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पायरोल की जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बेसिकली हमें पता है 2 पोजीशन पे होती है। सिंपली यहाँ से अटैक होगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे जाएगा ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन है, मैनिक। अब इस वाली रिएक्शन मैंने मैनिक रिएक्शन क्यों बोला गलती से, पता है, क्योंकि ये जो पहले बनाया ना, ये बनाया है मैनिक रिएक्शन से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साल्ट जो हमने जो अभी बनाया ना, ये वाला नाइट्रोजन कंसिडर कर लो, यहाँ पे इथिल ग्रुप थे और ये इस तरह से था, ठीक है। डाईमिथिल, जैसे वहाँ पे मिथिल आयोडाइड यूज़ किया है ना, डाईमिथिल अमाइन यूज़ किया है ना, वैसे यहाँ पे डाईइथिल अमाइन यूज़ करते हैं तो ये बन जाता। और इसके बाद जब यहाँ से आप इनोलेट बना के जब इसके ऊपर अटैक करते हैं ना, तो फिर ये स्पेसिस बन जाती। मतलब इसके बनने की जो स्टेप है ना, वो मैनिक रिएक्शन है, इसके आगे वाली मैनिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, यहाँ पे मैनिक रिएक्शन हो रही है हमारी। इसके बाद देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y पूछ रहा है। तो बेसिकली हमें पता है जब बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, ये क्योंकि स्टेबलाइज्ड इनोलेट है, स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट पोजीशन पे अटैक देगा। यानी कि ये जो हार्ड पोजीशन पे अटैक किया, ये ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन या तो A या फिर B हो सकता है। अब इन दोनों में हमें क्या ध्यान रखना है, जब TiCl3 और वाटर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं नेप रिएक्शन, जो कि इस वाले NO2 ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन A सही आ जाएगा। नेप रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है TiCl3 H2O यूज़ किया जाता है, या फिर ज़्यादा नॉर्मल का H2SO4 भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका A सही आ जाएगा। इसके बाद देखो ये जो कार्बोकेटाइन में हमने रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी, डायनोन फिनॉल पिनाकोलर रीअरेंजमेंट वाली। पहले तो हमें क्या करना था, होता है इसमें जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको बनाना है। अब अगर इसको हटा देंगे प्रोटोनेट करके, तो आप देख सकते हो इस पे NO2 ग्रुप लगा, यानी कि ये स्टेबल बनेगा नहीं। तो पहले हम क्या कर देंगे, इसका प्रोटोनेट कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और कार्बोकेटाइन बनेंगे यहाँ पे। अब मैं इसी में दिखा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कंसिडर करो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया और ये यहाँ से हट गया। अब आप देखो हम जनरली क्या करते हैं, हमें पता है जब ये वाले इन दोनों में से कोई से एक R ग्रुप जब हम माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको माइग्रेट करवाते हैं और यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो ये यहाँ पे बचेगा जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज तो ये आना चाहिए था, यानी कि जो NO2 वाला ग्रुप है ये माइग्रेट करके वहाँ पे जाना चाहिए था और यहाँ पे ये रहना चाहिए था। लेकिन गेट के आंसर की में भी जो आंसर दिया है वहाँ पे आपको क्या किया है कि इस वाले R ग्रुप को जिसके ऊपर मिथिल लगी है ना, इसको माइग्रेट किया है यहाँ पे, ठीक है। इसको माइग्रेट किया है और इस वाले ग्रुप को यहाँ यहीं पे छोड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन A सही होगा। लेकिन इन्होंने क्या कंसिडर किया है कि जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन के पास जाना है, तो जो इंटरमीडिएट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जो R ग्रुप जो सब्सटेंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको उन्होंने माइग्रेट करवाया है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो वो आना चाहिए ना, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये जो ग्रुप है इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसकी वजह से हमें भी यही मानना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है, ठीक है, वो माइग्रेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है वो माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो माइग्रेट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। आई होप आपको सारे रिएक्शंस रिवाइज हो गए होंगे। हैप्पी लर्निंग गाइस।